अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1536 से 1540। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1536 अंधकार की शाश्वत आपदा। उत्तरी दिव्य क्षेत्र 4 क्षेत्रों में सबसे छोटा भौगोलिक क्षेत्र। ये पूर्वी दैवीय क्षेत्र का केवल आधा आकार था और पश्चिमी दैवीय क्षेत्र का 5वां हिस्सा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यदि देव क्षेत्र को 10 भागों में विभाजित किया जाए तो वह क्षेत्र जिसमें उत्तरी दिव्य क्षेत्र शामिल है, इन भागों में से केवल एक ही बनेगा। इस प्रकार ये स्वाभाविक था कि उनके पास तारा क्षेत्रों की संख्या भी सबसे कम थी। फिर भी क्योंकि प्रारंभिक अराजकता में यिन ऊर्जा लगातार नष्ट हो रही थी, उत्तरी दिव्य क्षेत्र का क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा था। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के बारे में युनचे की समझ शैतानों की भूमि और शैतान क्षेत्र की धारणाओं तक ही सीमित थी और वह इसके बारे में व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि ये पूरी तरह से विदेशी दुनिया ही एकमात्र ऐसी जगह बन गई थी जहां वह इस समय रह सकता था। प्राइमल कैस की यिन ऊर्जा के कारण जिसने पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र को ढक लिया था, जिसे दुनिया के बाकी हिस्सों में अंधेरे शैतान ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता था, अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों से कोई भी कभी भी इसके पास जाने या उद्यम करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका जीवन काल और गहन शक्ति अंधकार में शैतान ऊर्जा द्वारा नष्ट हो जाए। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि शैतान उन्हें शत्रु के रूप में देखते थे, ठीक वैसे ही जैसे वे शैतान को शत्रु के रूप में देखते थे। इसके अलावा ये शैतान का घरेलू मैदान था और इस प्राइमल कैस यिन ऊर्जा के भीतर वे अपनी अंधेरे गहन ऊर्जा की पूरी ताकत प्रदर्शित कर सकते थे, जबकि अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों के गहन चिकित्सकों की ताकत को बहुत दबा दिया जाएगा। जिस क्षण इन गहन चिकित्सकों की खोज की गई, उनका भाग्य उस समय से अलग नहीं होगा जब एक शैतान जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र के बाहर यात्रा कर रहा था, अन्य 3 दिव्य क्षेत्रों के गहन चिकित्सकों द्वारा खोजा गया था। उत्तरी शैतान क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इस स्थान पर अंधेरे शैतान की ऊर्जा ने युचे को बिल्कुल भी असुविधा नहीं दी। इसका उनके शरीर, गहरी नसों या दिमाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे जैसे वह हमेशा मौजूद अंधेरे और सन्नाटे के भीतर आगे बढ़ता गया, उसे एक अजीब सा आराम भी महसूस हुआ और उसका दिल भी पहले से कहीं ज्यादा ठंडा और साफ हो गया। एक अजीब दुनिया, एक जमीन जो उसके लिए बिल्कुल अपरिचित थी। इसके अलावा वह यहाँ एक भी व्यक्ति को नहीं जानता था और इस समय वह वास्तव में दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद युनचे नहीं रुके। इसके बजाय वह और गहराई में उतरता रहा। ये कहा जाना चाहिए कि 3 दिव्य क्षेत्र पागल उत्साह के साथ उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उनकी खोज का कोई परिणाम नहीं निकला था। इसलिए यह संभव था कि राजा क्षेत्र के सदस्य उसे खोजने के लिए उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कदम रखेंगे। लेकिन यहाँ तक कि राजा क्षेत्र के सदस्य भी उत्तरी दिव्य क्षेत्र के बाहरी इलाके से आगे नहीं जाएंगे। इस बात की व्यावहारिक रूप से शून्य संभावना थी कि वे गहराई से घुसपैठ करेंगे। इस प्रकार उन्होंने उत्तरी क्षेत्र में यथासंभव गहराई तक जाने की पूरी कोशिश की। उसे अपना जीवन सुरक्षित रखने की आवश्यकता थी। वर्तमान में उसके लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। उन्होंने एक सितारा क्षेत्र के बाद दूसरे सितारा क्षेत्र की यात्रा की, एक सितारा क्षेत्र के बाद दूसरे सितारा क्षेत्र से गुजरते हुए। उत्तरी दिव्य क्षेत्र का जीवन एक के बाद एक दृश्य उसकी उदास आंखों में प्रवेश करता गया। उत्तरी दैवीय क्षेत्र का वातावरण पूर्वी दैवीय क्षेत्र के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। ये स्थान मृत्यु और अंधकार से भरा हुआ था और सूर्य या चंद्रमा की रोशनी को देखना कठिन था। इस स्थान पर युद्ध और मृत्यु एक स्थिर स्थिति थी। अंधेरे गहन जानवरों के बीच और गहन अभ्यासकर्ताओं के बीच युद्ध। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में संघर्ष आमतौर पर लाभ या शिकायतों के कारण होते थे, लेकिन इस स्थान पर संघर्ष अस्तित्व के लिए था। ये सही था, जीवित रहने के लिए। इस अंधेरी और क्रूर दुनिया में केवल ताकतवर ही जीवित बचे। उनके मजबूत होने का कारण ये था कि वे मजबूत होने के लिए कुछ भी और सब कुछ करने को तैयार थे।
वे उन बेहद सीमित संसाधनों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे और उन्होंने लाशों को इधर उधर बिखेर दिया। युन चे ने शांति और उदासीनता से अपने आसपास होने वाली इन सभी चीजों को देखा। जैसे जैसे वह इस क्षेत्र में गहराई से उतरता गया, अंधेरे शैतान की ऊर्जा स्पष्ट रूप से सघन और शुद्ध होती जा रही थी और तारे का स्तर भी दायरे भी बढ़ रहे थे। अंततः 1 और महीना बीत जाने के बाद युन चे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में अपने पहले मध्य तारा क्षेत्र में आया। वह नहीं जानता था कि वह वर्तमान में उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कहाँ है, न ही उसे उस तारा क्षेत्र का नाम पता था जिसमें वह था। यद्यपि यह एक मध्य तारा क्षेत्र था, फिर भी इसमें असाधारण रूप से बहुत कम जीवित प्राणी थे। यहाँ तक कि जब वह अंधेरे जंगल से गुजरा तब भी उसे जीवन का कोई लक्षण नजर नहीं आया। यू चे अनजाने में एक सुनसान और जंगली पर्वत श्रृंखला पर आ गया था। यहाँ और भी अंधेरे गहरे जानवर थे और अंधेरे के भीतर से कई जोड़ी खून की प्यासी आंखें उसे घूर रही थी। हालांकि जब ये पागल और हिंसक नजरें यू चे की उदासीन नजरों के संपर्क में आईं, तो वे तुरंत कांपने लगी। उसके बाद वे घबराकर भागने से पहले धीरे धीरे पीछे हटने लगे और तब तक नहीं रुके जब तक वे बहुत दूर तक नहीं भाग गए। फाड़ना, एक भयानक चीर फाड़ की आवाज हवा में गूंजी। ये तेज पंजों की आवाज थी जो हवा को चीर रही थी, जैसे अंधेरे का एक विशाल चील जो 300 मीटर लंबा था, यू चे के सिर के ऊपर से उड़ गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उसके तेज पंजे आत्मा को भेदने वाली ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहे थे और अंधेरे में भाग रहे भयंकर जानवरों में से एक को दूर उत्तर की ओर उड़ने से पहले ही पकड़ लिया। यू चे के कदम इस समय रुक गए। वह चलकर सामने एक सूखे पेड़ के पास गया और फिर जमीन पर बैठ गया। उसने बिना कोई अवरोध खड़ा किए अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत जल्दी उसकी सांसें शांत और कोमल हो गई थी। उसके दिल में जी युआन ने जाने से पहले जो अंधेरा गहरा गठन उसके अंदर छोड़ दिया था, वह एक उदास रोशनी के साथ चमक उठा। उस उदास रोशनी के निकलने के बाद जी युआन की आकृति यू चे की आत्मा के अंदर दिखाई दी। उसने यू चे की ओर देखा और ऐसा लगा मानो वह उसके सामने खड़ी हो। हे, उसने धीमी और भावहीन हंसी भरी जो एक ही समय में हास्यास्पद और दुखद दोनों लग रही थी। अंत में, आपने अभी भी उस शैतान चिन्ह को सक्रिय कर दिया है जिसे मैंने पीछे छोड़ दिया था। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें आखिरकार एक कोने में धकेल दिया गया है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह शैतान चिन्ह यू चे के अत्यधिक क्रोध और द्वेष से सक्रिय हो गया था, उसके प्राइमल अराजकता छोड़ने के कुछ ही क्षण बाद। भले ही इस शैतान चिन्ह की सक्रियता ने उसकी अंधकार में गहन ऊर्जा को सबके सामने उजागर कर दिया था, जिससे 3 दिव्य क्षेत्रों को उसे खत्म करने का उचित कारण मिल गया। हालांकि उनके प्रति 3 नंबर 1 देव सम्राटों के रवैये को देखते हुए, भले ही उन्हें ये कारण सुविधाजनक रूप से न दिया गया हो, फिर भी वे कोई अन्य कारण खोजने में सक्षम होंगे। इस शैतान चिन्ह की सक्रियता ने ही इन सभी घटनाओं को सामने लाया। अंधेरे की गहन कला, अंधेरे की शाश्वत आपदा इस शैतान चिन्ह के भीतर सील कर दी गई है। यह मेरे हेवन स्मिटिंग डेविल कबीले की मूल गहन कला नहीं थी, बल्कि यह एक गहन कला थी जो केवल मेरे लिए अद्वितीय थी और मेरे कुल के लोग इसे विकसित करने में सक्षम नहीं थे। यहाँ तक कि नी जुबान, जिसका अंधेरे की गहन ऊर्जा से संबंध और उसे नियंत्रित करने की क्षमता मुझसे बेहतर थी, भी इसे विकसित करने में सक्षम नहीं था। लेकिन अगर यह आप हैं, तो निश्चित रूप से एक मौका है कि आप ये कर सकते हैं। उसने यह नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों कहा। आपके पास नी जुबान की गहरी नसें हैं, इसलिए आपके पास अंधेरे गहन ऊर्जा के साथ बेहद करीबी संबंध और अत्यधिक नियंत्रण है। परिणाम स्वरूप अंधेरे की शाश्वत आपदा, जो किसी अन्य व्यक्ति को एक ही कदम में स्वर्ग नापने की अनुमति देगी, आपकी ताकत को केवल बेहद सीमित बढ़ावा देगी। इसके अलावा इसकी ताकत डेविल गॉड फॉरबिडन टॉम से कहीं कम है, जिसे नी हुआन और मैंने मिलकर बनाया था, जिसे आप हेरेटिक गॉड आर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। हालांकि यदि आप अंधेरे की शाश्वत आपदा को पूरी तरह से नियंत्रित और उपयोग कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से वर्तमान युग के सभी शैतानों पर पूर्ण नियंत्रण पाने में सक्षम होंगे। आप सच्चे और शैतानों के बीच एकमात्र सम्राट बन जाएंगे।
ये जी युआन द्वारा छोड़ी गई एक स्मृति थी और हर शब्द उसके अपने मुंह से आ रहा था ताकि उन पर संदेह न किया जा सके। अंधेरे की शाश्वत आपदा के अलावा मैंने अपने जीवन में जो भी शैतान कलाएं विकसित की हैं वे भी शैतान के निशान के भीतर हैं। आप अपनी इच्छानुसार उनकी खेती करना चुन सकते हैं। एक शैतान सम्राट द्वारा अपने जीवन काल में विकसित की गई सभी कलाएं कितनी मजबूत और जटिल हो सकती हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए इनमें से किसी एक कला को भी विकसित करना कुछ ऐसा होगा जिसे पूरा करना कठिन होगा। भले ही उन्होंने अपने पूरे जीवन प्रयास किया, लेकिन उसने उसके लिए उन सभी को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि वह यूचे से भी बेहतर जानती थी कि वह किस तरह का सनकी था। एक सनकी जो विधर्मी भगवान नी हुआन से भी आगे निकल गया। मेरे शैतान मूल के खून की 3 बूंदें भी हैं। वे आपके शैतानी शरीर और आत्मा को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप कम समय में अपनी साधना के स्तर को बढ़ाने की तत्काल इच्छा रखते हैं, तो उन्हें परिष्कृत करने से आपके गहन तरीके की साधना के स्तर में भी काफी वृद्धि हो सकेगी। हालांकि बेहतर यही होगा कि आप ऐसा कुछ न करें। भले ही उन्हें परिष्कृत करने से आप एक ही कदम में स्वर्ग को नाप सकेंगे, धीरे धीरे और पूरी तरह से मूल रक्त की इन बूंदों को अपने शरीर के साथ मिलाने से आप भविष्य के लाभ प्राप्त कर सकेंगे जो पहले की तुलना में 100 गुना बेहतर है। आपकी गहरी साधना जितनी कम होगी, उतना ही आपका शरीर और गहरी नसें मूल रक्त की इन बूंदों से मिलकर परिष्कृत और उन्नत होंगी। इसलिए आने वाले समय के लिए आपको वास्तव में जितना संभव हो सके अपनी साधना को दबाने की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि आप हर एक शब्द को समझते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जी युआन ने जो आत्मा की आवाज छोड़ी थी वह बहुत ही सूक्ष्म और विस्तृत अंदाज में बोली गई थी। भले ही जब भी वे मिले तो उसने युनचे के प्रति हमेशा असाधारण रूप से उदासीन व्यवहार किया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे हमेशा उसके लिए एक विशेष चिंता थी। शायद यह विधर्मी भगवान नी हुआन के कारण था, या शायद ये होंगर और यूय के कारण था। अंधेरे की गहन ऊर्जा की उत्पत्ति प्राइमल कैस की इन ऊर्जा है, इसलिए अंधेरे की शाश्वत आपदा भी एक चरम इन गहन कला है। मेरा शैतान मूल का रक्त भी अत्यंत यिन रक्त है, इसलिए ये दोनों चीजें महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त हैं। नतीजतन, यदि आप अंधेरे की शाश्वत आपदा को तेजी से विकसित करने की इच्छा रखते हैं, तो आपको एक असाधारण महिला ढूंढनी होगी और उसे अपनी खेती इंक्यूबेटर के रूप में उपयोग करना होगा। अत्यधिक यिन मूल के रक्त की इन 3 बूंदों में से 2 बूंदों का उपयोग आपके सहन करने की पूर्ण सीमा होगी, इसलिए तीसरी बूंद इंक्यूबेटर के उपयोग के लिए है। इस महिला को अपने महत्वपूर्ण यिन को बरकरार रखने की आवश्यकता है और उसे गहन मार्ग की अत्यधिक समझ और गहन ऊर्जा पर बहुत अच्छा नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास अत्यंत परिष्कृत और शुद्ध गहन ऊर्जा होनी चाहिए। यदि आप ऐसी महिला को ढूंढने में सक्षम हैं, तो सबसे अच्छा होगा कि उसे सीधे अपंग बना दिया जाए या उसे अपनी सभी गहन कलाओं से छुटकारा पाने की अनुमति दी जाए, केवल सबसे परिष्कृत और शुद्धतम मूल गहन ऊर्जा को पीछे छोड़ दिया जाए। आखिरकार वह जो हासिल करेगी वह जो खोएगी उससे अनगिनत गुना ज्यादा होगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, युनचे ने धीरे से अपना हाथ हवा में उठाया। उसकी हथेली के ऊपर खून की 3 काली काली बूंदें तैर रही थीं। ये 3 रक्त की बूंदें एक उदास काली रोशनी के साथ टिमटिमा रही थीं और भले ही रोशनी तेज नहीं थी, लेकिन इससे आसपास का क्षेत्र नाटकीय रूप से अंधेरा हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में प्रकाश के 3 अत्यंत गहरे और काले धब्बे प्रतिबिंबित हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इनमें से 2 खून की बूंदों को जोर से अपने सीने पर दबा लिया। जैसे ही वे उसके शरीर के संपर्क में आए, ये 2 काले रक्त की बूंदें बिना किसी प्रतिरोध के उसके शरीर में प्रवेश कर गईं, जैसे पारा जमीन पर बह रहा हो। बज़, जैसे एक अजीब सी दबी दबी आवाज, जिसका वर्णन करना कठिन है, हवा में गूंजी। युचे के शरीर से अचानक काली धुंध की घनी और अस्त व्यस्त परत फूट पड़ी। उसकी आंखें भी 2 अतुलनीय उदास काली रोशनियां छोड़ रही थी, मानो वे 2 अंधेरी खाइयों में बदल गई हो जो सब कुछ निगल लेंगी। यह कोई साधारण रक्त नहीं था, बल्कि एक शैतान सम्राट का रक्तसार था।
यदि यह सीधे किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, भले ही वह व्यक्ति राजा क्षेत्र के वर्तमान देवता सम्राटों में से एक हो, तो उन्हें शैतान सम्राट की अतुलनीय भयानक शक्ति द्वारा निगल लिया जाएगा और अलग कर दिया जाएगा। लेकिन वह यून चेथा और उसकी गहरी रगों में अंधेरे की गहन ऊर्जा के प्रति ब्रह्मांड में उच्चतम स्तर की आत्मीयता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंधेरे की इस शक्ति का स्तर क्या था। हालांकि मूल रक्त न केवल किसी प्राणी का मूल रक्त सार था, इसमें उसकी अपनी आत्मा भी शामिल थी। इस प्रकार उसने यूचे के प्रति एक निकटता भी महसूस की जो स्वयं जी युआन से आई थी। यूचे का शरीर दर्द से बुरी तरह ऐंठ रहा था, लेकिन उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उससे पहले ही इसका अनुभव हो चुका था, इस ब्रह्मांड में परम पीड़ा और निराशा है, तो इस छोटे से शारीरिक दर्द का मतलब क्या था। कुछ छोटी सांसों के बाद काली धुंध जो उत्तेजना से फैल रही थी, धीरे धीरे छंटने लगी और उसकी आंखों से निकलने वाली काली रोशनी भी इसके साथ ही फीकी पड़ गई। अब से शैतान सम्राट मूल के रक्त की 2 बूंदें जो जी युआन से आई थी, यूचे के शरीर में मौजूद थी, और उन्होंने ऐसा बहुत ही सरल और आसान तरीके से किया था। उन्होंने उसे बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं किया था। भविष्यवाणी करना असंभव था, यहाँ तक कि जी युआन भी यह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं थी कि एक बार उसके शैतान सम्राट मूल का रक्त पूरी तरह से उसके शरीर के साथ मिल जाने के बाद यूनचे के शरीर में किस प्रकार के अजीब परिवर्तन होंगे, जिसमें विधर्मी भगवान की गहरी नसें थी। वह यह अनुमान लगाने में भी असमर्थ थी कि उसकी अपेक्षित संपूर्ण सम्मिलन में कितना समय लगेगा। दसियों हजार साल, हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष, या शैतान सम्राट मूल का रक्त उसके शरीर में प्रवेश कर गया, लेकिन वास्तव में उसके शरीर के साथ इसका धीमा सम्मिलन शुरू नहीं हुआ था। फिर भी यूनचे को अचानक अपनी इंद्रियों और धारणा में एक अतुलनीय भारी बदलाव महसूस हुआ। उनकी आध्यात्मिक अनुभूति अब और भी अधिक अंधकार को भेद सकती है। वास्तव में यह उस स्तर पर पहुंच गया था जहां ये पहले की तुलना में 2 गुना शक्तिशाली था। यह अंधेरे आभा को महसूस करने की उनकी क्षमता के लिए विशेष रूप से सच था। अंधेरे आभामंडल के बारे में उनकी धारणा अब अतुलनीय रूप से स्पष्ट थी और वह हर एक अंधेरे तत्व की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से पकड़ने में सक्षम लग रहे थे। ये शैतान सम्राट का मूल रक्त था, यहाँ तक कि उसके द्वारा किया गया थोड़ा सा भी हस्तक्षेप इस युग में रहने वाले प्राणियों पर भारी प्रभाव डालेगा। यूचे के शरीर से आने वाली आवाजें बिल्कुल शांत हो गई थी, लेकिन जी युआन की आवाज उसकी आत्मा में गूंजती रही। भले ही मैं व्यक्तिगत रूप से ये देखने में असमर्थ हूँ कि आपने शैतान चिन्ह को सक्रिय करने के लिए क्या प्रेरित किया, एक बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि आपके पास उसकी शक्तियां हैं और आपको उसकी इच्छा विरासत में मिली है, यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि आपने होंगर को बचाया और आपकी देखभाल की, तो मैंने निश्चित रूप से प्रारंभिक अराजकता को छोड़ने या अपने कुल के लोगों को धोखा देने का फैसला नहीं किया होता। तो जिस आदिम अराजकता के दायरे में आप रह रहे हैं, आप पूरी तरह से मसीहा की उपाधि के योग्य हैं। ये ईश्वर क्षेत्र के लिए विशेष रूप से सच है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का ऋणी है और किसी को भी आपको धोखा देने या आपको निराश करने का अधिकार नहीं है। यदि आप बदला लेना चाहते हैं, तो अपनी सारी झिझक, करुणा और दया छोड़ दें। यदि आप इस युग के सभी प्राणियों का नरसंहार भी कर दें, तो भी आपको कोई अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही तो उनका तुम पर एहसान है। अंत में 2 चीजें हैं जिनके बारे में मुझे संभवतः आपको बताना चाहिए। वर्तमान प्रारंभिक अराजकता क्षेत्र एक विशाल रहस्य और एक विशाल छिपी हुई अस्वस्थता को छुपा रहा है। हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने विशाल शब्द 2 बार कहा था, इसलिए यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वर्तमान युग के लोग कल्पना या समझ सके। जहां तक इस विशाल रहस्य की बात है, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि यह क्या है और मुझे आपको यह बताने का कोई अधिकार भी नहीं है कि यह क्या है। लेकिन अगर कभी ऐसा दिन आए जब यह खुद को दुनिया के सामने दिखाए, तो आप निश्चित रूप से सबसे पहले जानने वाले होंगे। साथ ही ये दूसरा कारण भी है कि मैंने प्रारंभिक अराजकता को छोड़ने और अपने कुल के लोगों की वापसी को अवरुद्ध करने का फैसला किया।
जहां तक उस अपार छिपी हुई अस्वस्थता का सवाल है, उसकी आत्मा की दुनिया में जी युआन की आकृति ने धीरे से एक हाथ उठाया। तारों के समूह जैसी दिखने वाली एक काली रोशनी उसकी उंगलियों पर चमक रही थी। यह एक स्मृति खंड है और मैंने इस पर मुहर लगा दी है। जिस दिन आप मेरे शैतान सम्राट मूल रक्त के साथ पूरी तरह से मिल जाएंगे और अंधेरे की शाश्वत आपदा को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, आप स्वाभाविक रूप से और आसानी से इसकी सील तोड़ने में सक्षम होंगे। ये सीलबंद स्मृति टुकड़ा अत्यधिक छिपी हुई अस्वस्थता थी जिसके बारे में जी युआन बात कर रहे थे। यू चे, तारों की रोशनी का अंधेरा समूह उसके हाथ से यू चे की आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों में तैर गया। उसके बाद जी युआन की आवाज नर्म हो गई और उसने कहा, जब नी हुआन उस दिन बहुत निराश था, तो उसने सृजन भगवान की अपनी उपाधि त्याग दी और एकांत में चला गया। लेकिन यदि आप भी इसी तरह की स्थिति का अनुभव करते हैं, तो मुझे आशा है कि आप अंधेरे में घिरे होने के बावजूद प्रकाश को पकड़कर वही नहीं करेंगे जो उन्होंने किया। मुझे आशा है कि जो आपने लाखों बार खोया है उसे वापस पा सकते हैं। नो वेल इन, कम से कम आप निश्चित रूप से हागर और यूया को खत्म होने की अनुमति नहीं दे सकते। उनकी पूर्व स्थितियों में एक को अपनी पहचान हमेशा के लिए त्यागने के लिए मजबूर किया गया और दूसरे के पास शाश्वत अकेलेपन और अंधेरे में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दुनिया को तुम्हें और मेरी बेटियों को निराश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए जब आपको इस दुनिया की स्पष्ट तस्वीर मिल जाए, तो मैं इस वाक्यांश को याद रखना चाहता हूँ। स्वर्ग को धोखा देना अपने आप को धोखा देने से बेहतर है। जी युआन की आकृति उसकी आत्मा की दुनिया से गायब हो गई। युन चे ने अपनी आंखें खोली और वे आंखें, जो शांत पानी की तरह शांत थी और भी उदास लग रही थी। अध्याय 1537 संकट में एक राजकुमारी, अनंत विपत्ति की अंधकार। उसने उन शब्दों को धीमी आवाज में बुदबुदाया और अपने दाहिने हाथ पर पहना हुआ एक काला पत्थर उतार दिया। नी युआन पत्थर। नी युआन स्टोन सबसे बड़ा कारण था कि वह 3 अलग अलग दिव्य क्षेत्रों द्वारा गर्मजोशी से पीछा किए जाने के बावजूद बिना किसी आश्चर्य या खतरे के उत्तरी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम था। जब तक वह इसे पहने हुए था, उसकी आभा में बदलाव के साथ साथ उसके संपूर्ण भेष में बदलाव का मतलब था कि एक दिव्य गुरु भी उससे पहचान नहीं पाएगा, भले ही वह दिव्य गुरु उससे केवल 10 कदम की दूरी पर खड़ा हो। उसकी आभा सामान्य हो गई और वह अभी भी जमीन पर बैठा रहा। उसने धीरे से अपनी बाहें खोली और एक बार जब उसने अपनी आंखें बंद की, तो उसके सामने एक काली दुनिया फैल गई। अंधेरे की शाश्वत आपदा के लिए अद्वितीय अंधेरे के नियम शैतान सम्राट की अपनी दिव्य कला के साथ उस काली काली दुनिया के भीतर तैर रहे थे। जी युआन ने उससे पहले बताया था कि यदि कोई व्यक्ति अंधेरे की शाश्वत आपदा को पूरी तरह से विकसित करना चाहता है, तो उन्हें शैतान सम्राट के मूल रक्त से सहायता प्राप्त करनी होगी। हालांकि उनका पहला कदम अपने शरीर को मूल रक्त के साथ मिलाना नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर अंधेरे की शाश्वत आपदा को समझने का प्रयास करना था। ये शैतान सम्राट की गहन कला थी जिसे जी युआन ने व्यक्तिगत रूप से बताया था कि केवल वही विकसित कर सकती है, वह गहन कला जिसे विधर्मी भगवान भी विकसित नहीं कर सकते थे। उनके शरीर पर काली शक्ति की एक पतली परत धीरे धीरे बनने लगी। काली ऊर्जा की यह परत बहुत अराजक थी, मानो इसमें अनगिनत काली छायाएं शामिल हो जो अपनी पूरी ताकत से अपने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही हो। समय धीरे धीरे बीतता गया और काली ऊर्जा की यह परत अधिक से अधिक सघन होती गई। वह धीरे धीरे 100 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गया, लेकिन वह अधिक उत्तेजित होता जा रहा था और उसका संघर्ष अधिक हिंसक होता गया। आसपास का क्षेत्र, जो पहले से ही अंधेरा और शांत था, और भी अधिक नीरस और शांत हो गया और बहुत लंबे समय तक किसी भी जानवर की चीख नहीं सुनी जा सकती थी। आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में सभी गहरे जानवर डर के मारे भाग रहे थे। इस अंधेरी दुनिया से संबंधित गहरे जानवरों के रूप में उनका स्वभाव अन्य दुनिया में पाए जाने वाले गहरे जानवरों की तुलना में कहीं अधिक हिंसक और चिड़चिड़ा था, और उनमें से कोई भी नहीं डरता था मौत।
हालांकि एक अजीब सा आतंक जो लगातार बड़ा होता जा रहा था, उनके दिल और आत्मा की सबसे गहरी गहराइयों में जन्म ले चुका था। उनका एकमात्र सहारा विपरीत दिशा में भागना था और उनमें एक कदम भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कई दिनों बाद तक अपनी उड़ान जारी रखी, जब वह आभा जिसने उन्हें भयभीत कर दिया था, कम होने लगी थी। यू चे के शरीर से उठने वाली काली शक्ति का वेग धीरे धीरे कम होने लगा और धीरे धीरे समाप्त होने लगा। 7 दिन बाद उसके शरीर से उठने वाली काले रंग की धुंध जैसी ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई थी। धीरे धीरे उसकी अपनी आभा और श्वास भी पूरी तरह से गायब होने से पहले कमजोर होने लगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यून चे उस सूखे पेड़ के नीचे बैठा रहा। वह पूरे समय 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, एक ऐसी लाश जैसा लग रहा था जो कठोर मृत्यु से गुजर चुकी हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वह इसी आभाहीन स्थिति में रहा और वह अभी भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा था। उसके शरीर पर पहले से ही रेत और धूल की एक मोटी परत जमा हो गई थी, जो कहीं से निकली मृत पत्तियों के साथ मिल गई थी। इस दिन हवा, जो बहुत लंबे समय तक भारी और स्थिर रही थी, अचानक असामान्य रूप से कांपने लगी। ये असामान्य कंपन बहुत दूर से उत्पन्न हुए थे। दूर क्षितिज में 2 मानव आकृतियां तेजी से पास आईं। एक काले लिबास वाला बुजुर्ग था जिसके बाल पहले ही आधे सफेद हो चुके थे। दिव्य आत्मा क्षेत्र की आभा उसके पूरे शरीर में तरंगित हो गई। उसके बगल में बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक लड़की थी। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग की शक्ति ने उन्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ने की इजाजत दी, लेकिन उनकी उड़ान का प्रक्षेप पथ डगमगाने लगा था। करीब से जांच करने पर किसी को पता चलेगा कि काले वस्त्र पहने बुजुर्ग का शरीर वास्तव में पूरी तरह से खून से सना हुआ था और उनकी आंखें कटी हुई थी। उड़ान के बीच में अचानक सुस्ती आने लगी। इसके बाद उसके और उस युवा लड़की के अचानक हवा से गिरने से पहले उसका शरीर तेजी से हिल गया, जिससे युवा लड़की के मुंह से डर की चीख निकल गई। टकराना, वृद्ध का शरीर जमीन से टकरा गया, अपने पीछे खून का एक लंबा निशान छोड़ते हुए वह यूचे के सामने 20 कदम से भी कम दूरी पर रुक गया। उसके गिरने से निकली काली मिट्टी यूचे के शरीर पर गिरी, लेकिन उसने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। दादाजी किन, बैंगनी कपड़े पहने लड़की जमीन पर गिर पड़ी और गिरे हुए काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की ओर लड़खड़ाने लगी। लड़की का चेहरा अत्यंत सुंदर था। उसके लंबे बाल अस्त व्यस्त थे और उसका गोरा चेहरा उड़ती धूल और भय से सना हुआ था, लेकिन यह अभी भी छिपा नहीं सका कि निस्संदेह बड़प्पन की जन्मजात हवा क्या थी। यहाँ तक कि उसके बैंगनी रंग के कपड़े भी एक असामान्य विलासिता का आभास दे रहे थे। दादाजी किन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति की बेहद अराजक और कमजोर आभा को महसूस करते ही लड़की के चेहरे पर आंसुओं की धार बह गई। उसका दिल अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वह चट्टान के किनारे पर लटक रहा हो और वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह जानती थी कि वह पूरी यात्रा में खुद को सहने के लिए मजबूर कर रहा था। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने अपनी जीभ की नोक पर जोर से काटा और उसकी ढीली आंखें उसकी कुछ स्पष्टता को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहीं। उसने कमजोर और कमजोर आवाज में कहा, महाराज, मेरी चिंता मत कीजिए, जल्दी करो और चले जाओ। नहीं, सिर हिलाते ही युवा लड़की के चेहरे से आंसू बह निकले। अगर यह सच नहीं होता कि दादाजी किन ने मुझे बार बार बचाने के लिए अपने जीवन का उपयोग किया होता, तो मैं बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। मैं तुम्हें इस तरह कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वह बूढ़े आदमी को ले जाने के लिए आगे बढ़ने लगी। उसके पास ऐसी खेती थी जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के स्तर पर थी और वह निश्चित रूप से शक्ति के मामले में अपने बाकी साथियों पर हावी थी। लेकिन इस समय वह असाधारण रूप से कमजोर और कमजोर थी और वह लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसने आगे की ओर देखा और एक नजर से एक सूखे पेड़ के नीचे बैठे उस स्थिर मानव को देखा। हालांकि उसने उसे दूसरी बार भी नहीं देखा और वह चौंकी भी नहीं। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में लाशों से अधिक सामान्य कुछ भी नहीं था। काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा विकृत हो गया क्योंकि वह उस गहन ऊर्जा से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने की पूरी कोशिश कर रहा था जिसे लड़की ने उसे ढक दिया था।
उसने धीमी गर्जना से कहा, महाराज, आपको अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस बूढ़े गुलाम का जीवन तुच्छ है और यदि महामहिम को कुछ हो गया तो इस बूढ़े गुलाम को राजा के प्रति 10 जन्मों के बराबर अपराध बोध और शर्मिंदगी महसूस होगी। जल्दी करो और चले जाओ, चले जाओ, छुट्टी। हे, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जा सकते हो। Nov.lb। इन बुरे आदमी की तेज चीख अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। तभी एक अंधेरी और ठंडी आवाज, एक मजाकिया हंसी के साथ, उनके ऊपर हवा में गूंजी। वह आवाज सुनकर बैंगनी कपड़े पहने उस लड़की की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह डर और दहशत के मारे इधर उधर घूमने लगी। काले लबादे वाले बूढ़े का चेहरा तुरंत सफेद हो गया और उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। 5 आकृतियां अनायास ही आकाश से उतरी और वे सभी भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थीं। हालांकि उनमें से केवल 5 थे, 5 में से 4 लोग एक ऐसी आभा छोड़ रहे थे जो दिव्य आत्मा क्षेत्र में थी। इस तारा क्षेत्र में इसे बिल्कुल शक्ति का चौंकाने वाला प्रदर्शन माना गया। जो युवक उनके बीच में खड़ा था, उसने अभी अभी दैवीय क्लेश क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन वह निस्संदेह 5 का नेता था। जैसे ही उसने बैंगनी कपड़े पहने लड़की को देखा, जो भय और घृणा से भरी हुई थी, उसके मुंह का कोना एक मजाकिया, भयावह मुस्कान में बदल गया, एक मुस्कान जो किसी के शिकार का सामना करते समय प्रदर्शित होती है। राजकुमारी हानवेई, आपने वास्तव में मुझे एक जंगली पीछा करने के लिए प्रेरित किया। मिंग यांग। बैंगनी रंग के कपड़े पहने लड़की ने अपने दांत पीस लिए और बैंगनी रोशनी से टिमटिमाती एक पतली तलवार उसके हाथ में आ चुकी थी। तलवार का शरीर ठंडी ऊर्जा और अंधेरे गहन ऊर्जा दोनों के साथ चल रहा था, लेकिन उसका शरीर और वह हाथ जिसने तलवार पकड़ रखी थी, पहले से ही हिंसक रूप से हिलना शुरू कर दिया था। टास्काटसेक। जैसे ही उसने लड़की के चेहरे पर नफरत भरी अभिव्यक्ति देखी, मिंग यांग ने धीरे धीरे पास आकर अपने होठों के कोने को चाटा। आप वास्तव में ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन की नंबर 1 सुंदरी कहलाने के योग्य हैं, यहाँ तक कि आपकी क्रोधित उपस्थिति अभी भी बहुत प्रभावशाली है। हे, अगर मैंने सचमुच तुम्हें भागने दिया होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। भले ही मैंने पूरे ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन को तबाह कर दिया, फिर भी इसकी भरपाई नहीं होगी। उसने गिरे हुए बुजुर्ग की ओर देखा, उसकी दृष्टि अंधेरी हो गई थी। ओल्ड मैन किंग, तुमने मेरी योजनाओं को बार बार बर्बाद किया है उबारा। अब आपके लिए परिणाम भुगतने का समय आ गया है। आप काले लबादे वाला बूढ़ा खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसका शरीर, एक ऐसा शरीर जो बुरी तरह घायल हो गया था और गिरने की कगार पर था, निराशा की शक्ति से भरा हुआ था। अगर मैं मर भी जाऊं, तब भी मैं तुम्हें महारानी के बालों का एक भी कतरा छूने की इजाजत नहीं दूंगी। मिंग यांग ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तब आप सीधे आगे बढ़ सकते हैं और मर सकते हैं। उसने अपना हाथ हिलाया और काली शक्ति से मिश्रित हवा का एक अजीब सा झोंका तुरंत बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर लग गया। ओह! जैसे ही उसे उड़ते हुए भेजा गया, काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने हल्की कराह निकाली और उसके ऊपर खून का एक तीर छोड़ दिया। वह एक प्रतिष्ठित दिव्य आत्मा क्षेत्र का गहन अभ्यासी था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में वह एक आकस्मिक घटना भी सहन नहीं कर सकता था। दैवीय क्लेश क्षेत्र के किसी व्यक्ति से झटका। दिशा ठीक उसी दिशा में उड़ी जहां यूचे स्थित था। एक गहरे धमाके के साथ उसका शरीर यूचे के शरीर से जोर से टकराया, जिससे उनके पीछे का सूखा पेड़ तुरंत टूट गया। यूचे का शरीर, जो 10 दिनों से अधिक समय तक स्थिर रहा था, जमीन पर लुढ़कते ही बूढ़े व्यक्ति के साथ उड़ गया। दादाजी किन। युवा लड़की करुण क्रंदन के साथ बूढ़े व्यक्ति की ओर दौड़ी। इस बार बूढ़ा खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके कांपते मुंह से झागदार खून निकलता रहा और वह एक भी आवाज नहीं निकाल सका। बैंगनी कपड़े पहने लड़की की आंखें झुक गईं और उसका हृदय असीम दुख और पीड़ा से भर गया। वह जानती थी कि आज की विपत्ति से बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी बर्फीली गर्दन पर रखने से पहले धीरे से अपने हाथ में मौजूद बैंगनी तलवार को वापस खींच लिया। वह अपमानित होने के बजाय मरना पसंद करेगी, लेकिन मिंग यांग को उसके कार्यों का अनुमान उनके घटित होने से बहुत पहले ही लग गया था।
लगभग उसी क्षण दाहिनी ओर भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना हाथ बाहर निकाला और तुरंत एक विशाल ऊर्जा प्रवाह ने लड़की को बुरी तरह से घेर लिया और उसके शरीर पर दबाव डाला। वह दैवीय आत्मा क्षेत्र की एक गहन अभ्यासी उस दमन का विरोध या संघर्ष करने में कैसे सक्षम हो सकती है जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के एक गहन अभ्यासी से आया था। एक पल में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे 10,000 पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहे थे और वह घुटनों के बल गिर पड़ी, तलवार उसके हाथ से छूट गई। ये दमन केवल उसके शरीर तक ही सीमित नहीं था, यहाँ तक कि उसकी गहन ऊर्जा ने भी उसे प्रभावित किया था। पूरी तरह से दबा दिया गया था और वह चाहकर भी अपनी जीवन नस को नष्ट नहीं कर पा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप गया और उसने अपने दांतों को इतनी जोर से भींच लिया कि वे लगभग टूट गए, लेकिन वह छूटने में बिल्कुल भी असमर्थ थी। केवल एक गहरी खाई जैसी निराशा लगातार उसके पास आ रही थी। मिंग यांग, आप निश्चित रूप से अच्छी मौत नहीं मरेंगे। तुम मरना चाहते हो। यदि आप इसे सहन कर भी सके तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मिंग यांग ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से एक लालची और वासनापूर्ण काली रोशनी निकल रही थी जो पहले से ही दो लंबी और संकीर्ण दरारों में सिमट गई थी। लेकिन इसी वक्त उसकी नजर अचानक दूसरी ओर चली गई। एक मानव आकृति, जिस मानव को वे सब एक लाश समझ रहे थे, वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। एमेन। मिंग यांग ने भौहें चढ़ा ली और सभी की निगाहें अनजाने में उस आदमी की ओर भी घूम गईं। जैसे ही युन चे, जिसकी खेती बाधित हो गई थी, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसने अपने शरीर पर लगी गंदगी को साफ नहीं किया, न ही उसने पीछे मुड़कर किसी भी व्यक्ति की ओर देखा। एक बार फिर से खेती करने के लिए एक शांत जगह ढूंढने की तैयारी करते हुए उसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर बहुत लंबे समय तक स्थिर रहा था, इसलिए उसके कदम कठोर और भारी थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मिंग यांग ने एक बार फिर भौहें सिकोड़ ली। लाशों से भरे इस उत्तरी दिव्य क्षेत्र में एक लाश को अचानक जीवित होते देखना भी कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस शख्स के उठने के बाद उसने उन पर एक नजर भी नहीं डाली। इस क्षेत्र में कौन उसे इस प्रकार नजरअंदाज करने का साहस करेगा। उपेक्षा की इस भावना ने उन्हें अत्यधिक दुखी कर दिया। उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए और उसने सबसे मूर्खतापूर्ण आदेश जारी किया जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी जारी नहीं किया था। यह एक लड़के की आंखों का कांटा है। इसे अपंग बना दो। उनके लिए किसी राहगीर को मारना किसी कुत्ते या मुर्गे को मारने से अलग नहीं था। उसके बगल में भूरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना शरीर भी नहीं हिलाया। उसने केवल अपना हाथ हिलाया, जिससे काली काली हवा का झोंका आया, जो हल्के स्थानिक तरंगों के साथ कंपन कर रहा था। यूचे की ओर फिसला। एक पल में यह यूचे की पीठ से टकरा गया। बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह इस निर्दोष व्यक्ति के सर्वनाश के दुखद दृश्य को देखने के लिए तैयार नहीं थी। एक निर्दोष व्यक्ति जिसे वह पूरी तरह से दुर्घटनावश अपनी ही परिस्थितियों में खींच ले गई थी। हालांकि उसके कानों में जो गूंजा वह वास्तव में एक थक था। जैसे ही अंधेरी हवा का भयानक झोंका यूचे की पीठ से टकराया, जो आवाज आई वह वास्तव में किसी धातु से टकराने की आवाज थी। हवा का झोंका तुरंत विक्षेपित हो गया, जिससे उसके बगल में जमीन में एक लंबी नाली बन गई। लेकिन उसकी पीठ, यहाँ तक कि उसके बाहरी कपड़ों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, उसके शरीर को तो बिल्कुल भी नहीं। यूचे के कदम धीरे धीरे मुड़ने से पहले ही रुक गए। एक जोड़ी अंधेरी और उदास आंखों ने 5 जोड़ी आंखों की ओर देखा जो भय और सदमे से तुरंत सिकुड़ गई थी। यह है भूरे वस्त्रधारी विशेषज्ञ का चेहरा जिसने अभी अभी हमला किया था, पूरी तरह से कठोर हो गया और वह मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास कर सका। युन चे ने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपनी उंगली बढ़ाकर उस व्यक्ति की ओर कर दी जिसने उस पर हमला किया था। उसके बाद वह गहरी और धीमी आवाज में बोला, क्या जीवित रहना काफी नहीं था? टकराना। सबके सामने तेज रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। उस उग्र प्रकाश के भीतर दिव्य आत्मा विशेषज्ञ जिसने हमला किया था, तुरंत अनगिनत उग्र टुकड़ों में टूट गया
और अगले ही पल वे उग्र टुकड़े बहती राख में बदल गए। उसने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, न ही उसके पास ऐसा करने का समय था। दुख का रोना। दिव्य आत्मा क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं को इस क्षेत्र में पूर्ण शक्तिगृह माना जाता था, लेकिन उनमें से एक को इस आदमी की उंगली से किए गए हमले से तुरंत नष्ट कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने किसी छोटे कुत्ते को काट डाला हो। अध्याय 1538 शैतान के साथ एक सौदा। दुनिया एक भयानक, घातक शांति में डूब गई। यहाँ तक कि हवा भी अचानक इतनी कटीली हो गई थी कि वह किसी के दिल और हड्डियों में चुभने लगी थी। एक दिव्य आत्मा विशेषज्ञ को वास्तव में एक उंगली से नष्ट कर दिया गया था और धूल का एक कण भी नहीं बचा था। एक दिव्य राजा। राजकुमारी हानवेई के बगल में काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गई थी। उन चंद शब्दों को सुनकर हर किसी का शरीर जोर से कांप गया। इस स्तर पर एक दिव्य राजा महानतम संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं के स्तर पर था, और जो दो शब्दों दिव्य राजा से भी अधिक भयानक था वह उसकी आंखें थी। ऐसी अंधेरी और उदास आंखें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वह पीछे मुड़ा और उन पर काली निगाह डाली तो भयानक, दंभोटू अत्याचार एक राक्षस के समान था जो अपनी आंखें खोल रहा था और अपने दुष्ट पंजों से उनके गले और आत्माओं को पकड़ रहा था। हालांकि मिंग यान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, इसलिए दिव्य राजाओं के प्रति उसका भय और आशंका अन्य सामान्य लोगों की तरह भारी नहीं थी। आखिरकार उनके अपने पिता इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली दिव्य राजाओं में से एक थे। उसने अपने दिल में अजीब सी दहशत को दबाया और एक कदम आगे बढ़ाया। जब उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया तो उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। इस जूनियर मिंग यान के लिए इस बंजर जगह में सीनियर जैसे विशेषज्ञ से मिलना वास्तव में मेरा सौभाग्य है। अभी अभी मेरे नौकर की आंखें थी, लेकिन वह एक दिव्य राजा को नहीं पहचान सका, और उसने वास्तव में आप पर हमला किया और आपको अपमानित किया। हमें डांटने के लिए मैं सीनियर को धन्यवाद देता हूँ। ये सही है, मेरे पिता डार्क रॉक कबीले के कबीले मास्टर मिंग जियो हैं, और मेरा मानना है कि सीनियर ने उनके बारे में सुना है। यदि वरिष्ठ को कोई आपत्ति नहीं है तो आप हमारे डार्क रॉक माउंटेन की यात्रा कर सकते हैं और अतिथि के रूप में वहां रह सकते हैं। ये जूनियर निश्चित रूप से इसका इंतजार करेगा, और जब आप आएंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको दावत दूंगा। वे छोटे छोटे शब्द स्पष्ट रूप से सम्मानजनक थे, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा या शक्ति में कोई कमी नहीं लाई। यह विशेष रूप से सच था जब उन्होंने अपने कबीले और अपने पिता का नाम प्रस्तुत किया, तो उनके स्वर में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया था। आखिरकार ये केवल इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। इस पूरे तारा क्षेत्र में डार्क रॉक कबीले या मिंग जियो के नाम को कौन नहीं पहचानता था। लेकिन मिंग यान को जो बात हैरान कर गई वह ये थी कि मिंग यान की बातें सुनकर उनके सामने खड़े काले कपड़े पहने व्यक्ति के चेहरे पर जरा भी झुर्रियां नहीं पड़ी। उसे जो उत्तर मिला वह केवल वह फिर से उठी हुई उंगली थी, जिसे एक बार फिर धीरे से हिलाया गया था। पीएफएफ बूम। मिंग यान के चारों ओर उग्र प्रकाश की 3 किरणें एक साथ फूट पड़ी। उसकी आंखों में, जो इतनी चौड़ी हो गई थी कि लगभग फूट ही गई थी, उसके बगल के 3 लोग, जो कि 3 दिव्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों का भी कहना था, तुरंत ठीक उसी क्षण उनके दिव्य आत्मा शरीर उन ज्वलंत रोशनी के भीतर विस्फोटित हो गए, लेकिन उन्होंने दुख की एक भी चीख नहीं निकलने दी या पानी की एक भी बूंद नहीं गिराई। खून। वे सीधे आग के टुकड़ों में बदल गए थे, जो उड़ती हुई राख बनने से पहले आकाश में भर गए थे और पूरी जमीन पर बिखर गए थे। घटनाओं के इस पूरी तरह से अप्रत्याशित मोड़ ने मिंग यान की विशेषताओं को हिंसक रूप से कांपना शुरू कर दिया। उसका जो आत्मविश्वास पहले था वह अब पूरी तरह बेकाबू कंपकंपी में बदल गया था। आप। उसके होठों से एक शब्द निकला, लेकिन उसके बाद वह कुछ बोल नहीं पाया। युन चे ने कदम दर कदम मिंग यान की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हर कदम करीब आता, मिंग यान की पुतलियां थोड़ी और सिकुड़ती। धीरे धीरे बढ़ता अदृश्य उत्पीड़न, एक ऐसा उत्पीड़न जो बहुत भयानक था, उसने उसके दिमाग को लगभग तोड़ दिया था।
उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके होंठ फड़फड़ाते रहे, लेकिन कितनी भी कोशिश करने पर भी वह आवाज नहीं निकाल सका। आखिरकार उसने भागने की कोशिश की, हालांकि वह गहन ऊर्जा का सबसे छोटा धागा भी इकट्ठा नहीं कर पाया। दरअसल वह अपने पैरों को भी महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा शरीर धीरे धीरे गीली मिट्टी की तरह जमीन पर धंस गया था। उसका शरीर और भी अधिक शिथिल हो गया, जब तक कि वह अपने घुटनों पर नहीं गिर गया। वह निश्चित रूप से काया व्यक्ति नहीं था। इसके विपरीत उनकी पृष्ठभूमि और स्थिति को देखते हुए उन्होंने अन्य बड़े संप्रदायों के दिव्य राजा संप्रदाय के आकाओं के सामने कभी भी लालची या अहंकारी व्यवहार नहीं किया। लेकिन यूचे के सामने उसकी सारी हिम्मत किसी अदृश्य चीज से चकनाचूर हो गई थी। जब वह अचेतन स्थिति में था, युनचे पहले ही उसके सामने आ चुका था और मिंग यान की पुतलियां पहले से ही कांपती चुभन तक सिकुड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना आतंक क्यों महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि जब उसे उस समय के महान साम्राज्य के राजा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तब भी उसे निश्चित रूप से इतना भयभीत या आशंकित महसूस नहीं हुआ था। उसके कांपते होंठ खुले और बंद हुए और वह कहना चाहता था कि वह डार्क रॉक कबीले का युवा स्वामी था, कि वह उसे नहीं मार सकता। इसके बजाय उसने दो शब्द जिन्हें वह बड़ी मुश्किल से जोर से कांपती आवाज में दबा पाया, बोलने में अपनी सारी इच्छा शक्ति झोंक दी। छोड़ो मुझे, आग। एक हाथ ने उसके गले को पकड़ लिया, सीधे उसे जमीन से उठा दिया और उसकी आवाज दबा दी। अपने जीवन की आखिरी आवाज जो उसने सुनी थी वह उसके कानों में पड़ी, और यह एक धीमी आवाज थी जो शैतान से भी अधिक भयानक थी। जो मेरी अवज्ञा करते हैं, जो मुझे अपमानित करते हैं और जो मुझे घायल करते हैं, उन सभी को मर जाना चाहिए। काली शक्ति का एक समूह मिंग यान की गर्दन के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया। एक पल में काली शक्ति ने उसके शरीर को निगल लिया था और पीछे केवल काली राख के अलावा कुछ नहीं बचा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये पहली बार था कि युनचे ने अंधेरे की गहन ऊर्जा का इतनी स्वाभाविक रूप से उपयोग किया था। उसने अपना हाथ गिरने दिया। मिंग यान पहले ही उसके सामने से गायब हो चुका था, और जो कुछ बचा था वह काले धुएं का एक बादल था जो धीरे धीरे एक अंधेरी और ठंडी हवा से फैल गया था। कोई भी यह नहीं समझ सका कि इस समय उसके उस बर्फीले ठंडे मुखौटे के नीचे किस प्रकार का भयानक अंधकार, आक्रोश और रक्तपात छिपा हुआ था। मिंग यांग महज एक चींटी की तरह थी जो अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचती थी, एक चींटी जो मृत्यु देवता को अपमानित करने गई थी, जो अभी अभी एक असीम खाई से बाहर आया था। जैसे ही काला धुआं साफ हुआ, युनचे घूमा और उत्तर की ओर चला गया। उसने बैंगनी कपड़े पहने लड़की या काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी पर एक भी नजर नहीं डाली। बैंगनी कपड़े पहने लड़की पूरी तरह से अचंभित रह गई थी, मानो वह किसी भ्रामक सपने में फंस गई हो। मिंग यांग न केवल डार्क रॉक कबीले मास्टर का बेटा था, बल्कि उसे सभी लोग डार्क रॉक कबीले के युवा मास्टर के रूप में भी जानते थे। सही अर्थों में वह एक ऐसा व्यक्ति था जो पूर्वी क्षेत्र में बिना किसी डर के घूम सकता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई अपमानित करने का साहस नहीं कर सकता था। लेकिन वह वास्तव में ऐसे ही मर गया था। यह एक ऐसा कार्य था जो लापरवाही से कुछ गंदगी साफ करने जितना सरल लग रहा था। और ऐसा तब भी हुआ था जब मिंग यांग ने स्पष्ट रूप से अपनी पहचान बता दी थी। यह ऐसा था मानो डार्क रॉक कबीला, जिसका नाम पूरे पूर्वी क्षेत्र में गूंजता था, पूरी तरह से उसकी नजर में था। काले लबादे वाला बूढ़ा बड़ी मुश्किल से होश में आया। उनके अनुभव को देखते हुए उनके दिल में सदमा और भी बड़ा था, बैंगनी कपड़े पहने लड़की का सदमा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उस खुशी को महसूस कर रहे थे जो किसी बड़े संकट से बचने के बाद महसूस होती है। वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा और खड़ा होने में असमर्थ हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग स्वयं आपकी महारानी की रक्षा कर रहा है और उन्होंने हमें बचाने के लिए एक विशेषज्ञ को भेजा है। महामहिम, आपको जल्दी से चले जाना चाहिए। डार्क रॉक कबीले ने निश्चित रूप से मिंग यांग की मृत्यु को महसूस किया।
इस पुराने व्यक्ति के थोड़ा ठीक होने के बाद मैं महामहिम से मिलूंगा। लेकिन बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी नजरें उस काले कपड़े पहने आदमी की पीठ पर टिकी रहीं। वे लगातार उतार चढ़ाव करती रहीं और भी बेचैन होती रहीं। वरिष्ठ, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। उसके अचानक रोने से उसके बगल में बैठे काले कपड़े पहने बुजुर्ग को बड़ा झटका लगा। आपका महामहिम, उनकी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि यह काले कपड़े वाला व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसे वे निश्चित रूप से भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि उसने डार्क रॉक कबीले के युवा मालिक को भी इतनी लापरवाही से मार डाला था। उसे अन्य लोगों को मारने से क्या मतलब था? युन चे ने उसके रोने पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वह धीरे धीरे उसकी दृष्टि में छोटा और छोटा होता जा रहा था। वरिष्ठ, बैंगनी कपड़े पहने लड़की और भी तेज आवाज में चिल्लाई, ये जूनियर ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन की 19वीं राजकुमारी डोनफेंग हानवेई है। मैं मेरी जान बचाने के लिए सीनियर को धन्यवाद देता हूँ। वह आगे बढ़ने लगी। इससे पहले कि वह अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती, उसकी आवाज में अचानक गहरी उदासी और याचना भर आती। इस जूनियर की मातृभूमि पर एक बड़ी आपदा आई है। हमारा शाही शहर हमले के कगार पर है और मेरे शाही पिता और माँ अभी भी शहर में हैं। ये जूनियर पहले से ही अपनी रस्सी के अंत में है और मैं साहपूर्वक और बेशर्मी से सीनियर से हमारी मदद करने की भीख मांगते हैं। यदि सीनियर इस जूनियर के शाही पिता और माँ को बचा सकता है, तो ये जूनियर आपको बदले में कुछ भी देने को तैयार होगा। महामहिम, आपको अवश्य नहीं करना चाहिए। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपने पैरों पर खड़े होने और उसे रोकने के लिए संघर्ष किया। वह इस बात से हैरान नहीं था कि डोनफेंग हानवेई इस हद तक जाएगा। आखिरकार वह वास्तव में अपनी बुद्धि के अंत पर थी और यह कुछ ऐसा था जो उसके व्यक्तित्व को देखते हुए करने की बहुत संभावना थी। उसने यह आशा करने की हिम्मत नहीं की कि दूसरा पक्ष शाही शहर को खतरे में डालने वाले संकट को सुलझाने में उसकी मदद करेगा और यदि दूसरा पक्ष उसके माता पिता को बचाने में सक्षम होगा, तो वह पहले से ही इसे स्वर्ग का आशीर्वाद मान लेगी। वह और यू चे पूरी तरह से अजनबी थे और वह उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वह ये भी नहीं जानती थी कि वह अच्छा था या बुरा। हालांकि एक डूबते हुए आदमी की तरह वह जो कुछ भी कर सकती थी उससे चिपक जाती थी। इस काले कपड़े वाले आदमी की उत्पत्ति अज्ञात थी और उसकी आभा विचित्र थी, लेकिन उसने डार्क रॉक युवा मास्टर को ऐसे कुचल दिया था जैसे वह चींटी पर कदम रख रहा हो। तो उसकी निराशा में ऐसा लगा जैसे उसने एक जीवन रक्षक तिनका देखा हो जो काली रोशनी से टिमटिमा रहा हो। युन चे ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वरिष्ठ, युन चे की उदासीनता के कारण उसे निराशा से पीछे नहीं हटना पड़ा। उसने तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपनी अंतिम गहन ऊर्जा का उपयोग किया। वह सीधे युन चे के ठीक पीछे जमीन पर गिर गई। उसका खून से सना हुआ हाथ उसके लबादे के कोने को मजबूती से पकड़ रहा था। उसकी शोकाकुल आवाज अब सिसकियों के साथ घुल मिल गई थी और उसने कहा, ये जूनियर विनती करता है कि आप हमें बचा लें। जब तक आप मदद करने को तैयार हैं, मैं किसी भी बात के लिए सहमत हूँ। युन चे ने अपना लबादा पीछे की ओर फेंक दिया। टकराना। नोव एल्बे ने एक धीमी आवाज के साथ, डोनफेंग हानवेई दूर तक उड़ गया, एक बैंगनी तितली की तरह जो तूफान में फंस गई थी। उसका नाजुक शरीर काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी के बगल में भारी पड़ गया और उसके मुंह के कोने से खून की धाराएं बह निकली, जो उल्टी दिशा में बह रही थी। महामहिम, काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। चीजों को जबरदस्ती थोपने की कोशिश मत करो। अपनी रक्षा करना ही सबसे बड़ी सुविधा है जो आप राजा को प्रदान कर सकते हैं। यू चे अभी भी पास में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि यू चे निश्चित रूप से एक बेहद खतरनाक व्यक्ति था। डोनफेंग हानवेई का नाजुक सिर नीचे की ओर झुक गया क्योंकि उसके मुंह से खून एक एक बूंद नीचे फर्श पर गिर रहा था। वह पहले से ही असीम आशा, या शायद इसे एक कल्पना कहना बेहतर होगा, उसी समय बुझ गई थी। लेकिन इसी क्षण उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली हो गई है।
उसने अनजाने में अपना सिर उठाया और उसने देखा कि काले कपड़े पहने हुए आदमी सच में भूत बनकर उसके सामने आ गया। ठंडी और उदासीन आंखों की एक अलौकिक जोड़ी उसे भावहीन रूप से देख रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह वहीं अचंभित होकर बैठी रही, उसे घूरती रही लेकिन बोलने में असमर्थ रही। आप किसी भी बात पर सहमत होंगे, है ना? युन चे ने कहा, और ये दृश्य एक शैतान द्वारा एक निराश नश्वर व्यक्ति के साथ अनुबंध करने जैसा था। काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति का रंग नाटकीय रूप से बदल गया। वह उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह आवाज नहीं निकाल पा रहा था और उसका उठा हुआ हाथ भी हवा में ही जम गया था। यह एक भयानक व्यक्ति था जिसने अपने हाथ के हल्के झटके से 4 दिव्य आत्मा क्षेत्र के अभ्यासियों और डार्क रॉक युवा मास्टर को नष्ट कर दिया था। तो वह उसे किसी भी तरह से कैसे अपमानित कर सकता है? लेकिन डोनफेंग हानवेई की आंखें एक गंभीर और शोकपूर्ण आशा से चमक उठी। उसने धीमे और दृढ़ स्वर में सिर हिलाने से पहले यू चे की ओर देखा। जब तक सीनियर मेरे शाही पिता और मां को बचा सकते हैं, मैं किसी भी शर्त पर सहमत हूँ। नहीं तो सीनियर कभी भी मेरी जान ले सकता है। अच्छा, यू चे की आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही उसका सामना राजकुमारी हानवेई से हुआ, जिसका चेहरा इतना सुंदर और मार्मिक था कि डार्क रॉक युवा मास्टर भी उस पर मोहित हो गया था। उसकी निगाहें इतनी ठंडी और उदासीन थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह किसी मृत शरीर को देख रहा हो। फिर रास्ता दिखाओ। उद्धरण चिन्ह ... मैं सीनियर को उनकी महान दयालुता के लिए धन्यवाद देता हूँ। डोनफेंग हानवेई ने अपना सिर गहराई से झुका लिया और उसकी आंखें तुरंत धुंधली हो गईं। लेकिन यह अज्ञात था कि क्या वह खुशी के आंसू बहा रही थी क्योंकि वह उस जीवन रक्षक तिनके को पकड़ने में कामयाब रही थी, या क्या वह अपने भाग्य पर दुख में रो रही थी? काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का हाथ शक्तिहीन होकर नीचे झुक गया। जिस क्षण युन चे ने सहमति दी, तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल इतना ही कह सका, आदरणीय, मुझ पर आपका बहुत बड़ा ऋण है और मैं महारानी को भी आपको सौंपता हूँ। मैं विनती करता हूँ कि आप महामहिम की आपके प्रति महान ईमानदारी के कारण उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। मेरे अगले जीवन में ये बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से आपको वह सब चुकाएगा जो मेरे पास है। युन चे थोड़ा मुड़ा और जैसे ही उसने अपनी उंगली हवा में थपथपाई, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के धागे बूढ़े व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हो गए। तुरंत काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति का रंग बदल गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो झरने के पानी की अनगिनत धाराएं उसके मूल रूप से सूखे और थके हुए शरीर में प्रवाहित हो गई हो। उसकी जीवन शक्ति अविश्वसनीय गति से ठीक हो रही थी और उसका दिमाग तेजी से साफ हो रहा था। उसे उन घावों से दर्द का एहसास बढ़ने लगा था जिनका उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। उसकी मुरझाई हुई गहन रगों में गहन ऊर्जा के सूत्र भी तेजी से उभर रहे थे। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ और पैर हिलाने की कोशिश की और पाया कि वह लगभग आसानी से खड़ा हो सकता है। उसने यू चे को देखा, उसकी बूढ़ी आंखें कांप रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दिव्य प्राणी को देख रहा हो जो दुनिया में उतर आया हो। उसके बाद उसका पूरा शरीर अचानक कांप उठा क्योंकि वह जल्दी से नीचे झुका और यू चे को गहरा प्रणाम किया। इस बूढ़े का नाम किंजियान है। मैं आदरणीय को नमस्कार करता हूँ। आदरणीय ने आज मुझ पर जो कृपा की है वह तब तक नहीं भूली जाएगी जब तक ये बूढ़ा व्यक्ति जीवित रहेगा। जिस तरह से आगे यू चे की आवाज और भी तेज हो गई और यह स्पष्ट था कि वह उनकी बेकार की बातों से अधीर हो गया था। अध्याय 1539 5 नीदर खंडहर। तुरंत काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी किंजियान और राजकुमारी हानवेई ने यू चे के साथ शाही शहर की ओर उड़ान भरी, जहां से वे बड़ी मुश्किल से बच निकले थे। किंजियान ने राजकुमारी को मनाने की कोशिश नहीं की। डोनफेंग हानवेई ने अचानक एक जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया था और उसे अपना व्यक्तित्व दे दिया था। वह निश्चित रूप से उसकी सलाह नहीं सुनेगी। उसे ये भी उम्मीद थी कि यह आदमी, जिसकी पहचान अज्ञात थी और जिसका शरीर एक खतरनाक आभा के साथ घूमता था, वास्तव में ऐसा करेगा उस शाही जोड़े को बचाने में सक्षम हो जो इस समय नश्वर संकट में थे।
नो वन एन अतीत में युन चे कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को धमकाने या उनका तिरस्कार करने के लिए नहीं करता था। यदि कोई अन्य व्यक्ति उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है तो वह कभी भी उसका अनादर नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने यू गु और जियोली दोनों की शिक्षाओं को गहराई से प्राप्त किया था, उन्होंने हमेशा अपरिचित वरिष्ठों के साथ असाधारण सम्मान के साथ व्यवहार किया था। लेकिन आज डोनफेंग हानवेई और किन जियान दोनों लगातार एक भारी दमनकारी भावना से दबाव में थे, क्योंकि वे यूचे के बगल से उड़ान भर रहे थे और उनमें सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। पूरी यात्रा के दौरान चाहे बड़े हो या राजकुमारी, उसने एक बार भी उनकी ओर ठीक से नहीं देखा था। क्यों उसने अपना मन बदल लिया और उनकी मदद करने का फैसला किया। वरिष्ठ राजकुमारी हानवेई ने अंततः डरपोक होकर अपना मुंह खोला और बहुत सतर्क स्वर में बोली, मुझे नहीं पता मुझे सीनियर को कैसे संबोधित करना चाहिए। यू चे ये देखकर कि उसने उसे नजरअंदाज करने के बजाय सीधा जवाब दिया था, राजकुमारी हानवेई के दिल की चिंता थोड़ी शांत हो गई। किन जियान ने सवाल पूछने की कोशिश करते हुए भौहें चढ़ा दी, आदरणीय की क्षमताओं को देखते हुए आप निश्चित रूप से कुछ बड़े व्यक्ति हैं जिनका नाम पूरे क्षेत्र को हिला सकता है, लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति ने आपके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। क्या ये वह आदरणीय हो सकता है किसी अन्य तारा क्षेत्र से है। युन चे आगे देखता रहा और उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, ये तारा क्षेत्र, इसका नाम क्या है। यू चे के उत्तर से किन जियान स्तब्ध रह गया और उसने अचानक कहा, आह, तो यह ऐसा ही है, आदरणीय वन वास्तव में है। अरे, आदरणीय वन के उत्तर में इस क्षेत्र का नाम ईस्ट रूइंस क्षेत्र है। क्या आदरणीय व्यक्ति ने कभी 5 नीदर खंडहरों के बारे में सुना है। मैंने नहीं किया। उन 2 ठंडे और टेस्टी शब्दों के कारण किन जियान का दिल उसकी छाती में जोर से धड़कने लगा। उसे ये भी नहीं पता था कि 5 नीदरलैंड खंडहर क्या थे। उसकी भयानक शक्ति को देखते हुए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह एक कम जानकारी वाला और अज्ञानी व्यक्ति था। यदि ऐसा मामला था तो बहुत संभव है कि इस व्यक्ति का जन्म और भी ऊंचे स्तर पर हुआ हो, यानी ऊपरी तारा क्षेत्र में पैदा हुआ हो। परिणाम स्वरूप वो मध्य सितारा लोकों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जिसका अर्थ ये भी था कि इसे समझना उसके बस की बात नहीं थी। उनका रवैया और लहजा तुरंत और भी सम्मानजनक हो गया और उन्होंने जल्दी से विस्तार से बताया, 5 नीदरलैंड खंडहर इस सितारा क्षेत्र में 5 प्रमुख सितारा क्षेत्र हैं। वे पूर्वी खंडहर क्षेत्र में विभाजित हैं, जहां हम हैं पश्चिमी खंडहर क्षेत्र, दक्षिणी खंडहर क्षेत्र, उत्तरी खंडहर क्षेत्र और मध्य में केंद्रीय खंडहर क्षेत्र। ईस्ट रूइंस क्षेत्र 3 क्षेत्रों से बना है। हम जिस स्थान पर हैं वह ईस्ट रूइंस क्षेत्र का पूर्वी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र में 36 देश शामिल हैं। ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन, जिससे ये पुराना देश और महामहिम संबंधित हैं, इन 36 देशों में से एक है। हालांकि इस क्षेत्र में सबसे मजबूत शक्तियां 9 महान संप्रदाय हैं। किंग जियान ने कुछ भी कहने से पहले चुपचाप यू चे की अभिव्यक्ति को देखा। अभी आदरणीय व्यक्ति ने जिन लोगों की हत्या की वे डार्क रॉक माउंटेन से थे, जो 9 महान संप्रदायों में से एक है। आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपके ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन को निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया है, क्या वह तथाकथित डार्क रॉक कबीला है। यू चे ने कहा कि मैं निष्क्रिय हूँ। कोई नहीं बता सका कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नहीं, राजकुमारी हानवेई ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, ये स्वर्गीय मार्शल राष्ट्र है। हेवनली मार्शल नेशन हमारे ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन की सीमा पर है। उन्होंने कई वर्षों से खुले तौर पर हमारे ईस्टर्न फ्रॉस्ट को निगलने की महत्वाकांक्षा पाल रखी है, इसलिए हम लगातार लड़ाई में लगे रहते हैं। हालांकि इस बार वे कुछ अज्ञात तरीकों से वास्तव में 9 महान संप्रदायों में से एक ग्रेट इमोर्टल पैलेस की मदद लेने में कामयाब रहे, और ऐसी भी अफवाहें हैं कि ग्रेट इमोर्टल प्रोफाउंड पैलेस पहले ही बन चुका है। स्वर्गीय मार्शल राष्ट्र का संरक्षक संप्रदाय, इस बार उनके पास एक दिव्य राजा है। ग्रेट इमोर्टल पैलेस उनकी सहायता के लिए है, इसलिए हमारे पास उनसे बचाव का कोई रास्ता नहीं है। राजकुमारी हानवेई का शरीर कांपने लगा। मैं मूल रूप से शाही शहर के साथ जीने और मरने की इच्छा रखता था,
लेकिन शाही पिता ने दादाजी किन को मेरे साथ शाही शहर से भागने का आदेश दिया। इसलिए मिंग यांग मूल रूप से सिर्फ हमारी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का फायदा उठा रहा था और वह इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, मेरा अपहरण करने के बहाने के रूप में। शाही शहर से निकलते ही हम उनसे मिले। दादाजी किन ने उन्हें दूर करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन किसने सोचा होगा। युन चे के चेहरे पर अंततः एक भाव प्रकट हुआ, क्योंकि उसके चेहरे पर तिरस्कार की एक बहुत ही धुंधली झलक दिखाई दी। आप अभी भी एक मध्य सितारा क्षेत्र से एक शाही परिवार हैं। ये सोचने के लिए कि आपके पास कोई दिव्य राजा भी नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं कि आपका देश विनाश के कगार पर है। यू चे के उपहास पर किन जियान और राजकुमारी हानवेई को गुस्सा आने की हिम्मत कैसे हो सकती थी। इसके बजाय किन जियान ने एक नर्म आह भरी और कहा, मैं इसे आदरणीय से नहीं छिपाऊंगा। हमारे पूर्वी फ्रॉस्ट राष्ट्र में वास्तव में हमेशा एक संरक्षक दिव्य राजा रहा है और उसका नाम फेंग झोऊ है। हमारे शासक हमेशा उनके प्रति अत्यधिक आदरपूर्ण और सम्मानजनक रहे हैं और उन्हें ईस्टर्न फ्रॉस्ट के संरक्षक और शाही सलाहकार के रूप में मानते थे। हम हर साल उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धांजलि भी देते हैं। किन जियान थोड़ी देर के लिए रुका, जैसे कि वह किसी बात को लेकर झिझक रहा हो, लेकिन अंत में वह फिर भी जारी रहा। हालांकि उनका व्यक्तित्व बहुत अहंकारी है, फिर भी वह बेहद शक्तिशाली है। अगर वह आसपास होते तो यह मामला निश्चित रूप से इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। हालांकि जब हेवनली मार्शल नेशन ने इस बार अचानक ग्रेट यिन डिवाइन पैलेस की सहायता से अपना कदम उठाया, तो फेंग झोऊ को कुछ दिन पहले ही व्यापार के सिलसिले में शहर छोड़ना पड़ा और हम नहीं जानते कि वह कहां गया। सांस उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे की आंखें सिकुड़ गईं। किन जियान ने कहा, आदरणीय की शक्ति गहरी और अथाह है, इसलिए हमारे लिए इस बार वरिष्ठ सहायता प्राप्त करने में सक्षम होना निश्चित रूप से हमारे पूर्वी फ्रॉस्ट राष्ट्र पर स्वर्ग की सुरक्षा है। यदि वरिष्ठ बहुत अधिक शामिल होने को तैयार नहीं है, तो हमारे राजा को बचाना भी पहले से ही स्वर्ग का आशीर्वाद है। इस बूढ़े का जीवन महत्वहीन है, लेकिन मैं इसके बदले अपना सड़ा हुआ जीवन देने को तैयार हूँ। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि किसी को ऐसे गुरु की सहायता प्राप्त करने के लिए भारी कीमत न चुकानी पड़े जो उनसे पूरी तरह से असंबंधित था। लेकिन उसे उम्मीद थी कि आखिर में जिसने कीमत चुकाई वह थी राजकुमारी हानवेई नहीं। इस समय किन जियान के शरीर पर अचानक गहन ऊर्जा का हल्का उतार चढ़ाव दिखाई दिया। इससे पहले कि वह एक छोटे से क्षण के लिए रुका, उसने तेजी से एक ध्वनि प्रसारण निकाला जो उदास काली रोशनी से टिमटिमा रहा था। ध्वनि प्रसारण को सुनने पर किन जियान की अभिव्यक्ति बदलती रही, इससे पहले कि उसके चेहरे पर जंगली खुशी की अभिव्यक्ति आ गई। जब उसने उत्साहित स्वर में राजकुमारी हानवेई से कहा, महामहिम, उसका सिर ऊपर की ओर उछल गया। सम्राट ने एक ध्वनि प्रसारण भेजा, शाही शहर पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है। आह! राजकुमारी हानवेई का नाजुक सिर घूम गया, उसकी आंखें कांपने लगी। एक पल के लिए वह मुश्किल से अपने कानों पर विश्वास कर पा रही थी। क्या ये सच है? कैसा है? यह शाही सलाहकार है। शाही सलाहकार समय पर लौटने में कामयाब रहे। किन जियान बमुश्किल दबी हुई भावना के साथ चिल्लाया। स्वर्गीय मार्शल राष्ट्र को डर था कि दिव्य राजाओं के बीच लड़ाई में बहुत अधिक लोग हताहत होंगे, इसलिए उनके पास अभी पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये बहुत अच्छा है। भगवान का शुक्र है कि शाही सलाहकार समय पर लौटने में कामयाब रहे और हमारे शासक सुरक्षित और स्वस्थ हैं। इससे ठीक पहले जब किन जियान ने फेंग झोऊ का उल्लेख किया था, तो उनके शब्दों में स्पष्ट असंतोष था और यहाँ तक कि उनके प्रति घृणा की हल्की सी भावना भी थी। उन्होंने उसे बिना किसी सम्मान के उसके नाम से भी बुलाया था। लेकिन इस समय उन्होंने न केवल फेंग झोऊ को सम्मानपूर्वक शाही सलाहकार के रूप में संबोधित किया, बल्कि वह उसके प्रति कृतज्ञता से भर गए और खुश भी हुए। ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। जिस अंधेरे और आतंक को राजकुमारी हानवेई हमेशा दबाती रही थी, वह इस क्षण तुरंत दूर हो गया। उसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भर गईं, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू थे।
अभिभावक दिव्य राजा फेंग झोऊ वापस आ गए थे और उन्होंने न केवल शाही शहर पर आए खतरे को हल किया था, बल्कि वह उनके भविष्य के लिए सुरक्षा की भावना भी लेकर आए थे। अपनी अत्यधिक खुशी में भी वह युनचे के साथ हुए मामले को अभी भी नहीं भूला था। युनचे को विनम्र प्रणाम करते हुए उसने जल्दी से अपनी आंखों में झिलमिला रहे आंसुओं को पोंछ लिया। सीनियर यू, शाही शहर पर मंडरा रहे खतरे का निपटारा हो चुका है और अब हमें कार्रवाई करने के लिए सीनियर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस जूनियर को मेरी जान बचाने का कर्ज सीनियर को चुकाना होगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सीनियर हमारे ईस्टर्न फ्रॉस्ट रॉयल सिटी में एक अतिथि के रूप में प्रवेश करें ताकि इस जूनियर को आपको चुकाने का अवसर दिया जा सके। अपनी जान बचाने के लिए उसे चुकाना एक कारण था, लेकिन अगर वह उसे ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन में रहने का कोई तरीका सोच सकती थी, तो यह निस्संदेह एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी बात होगी। किन जियान ने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि वह एक था दिव्य राजा। यदि ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन अपने संरक्षक और शाही सलाहकार फेंग झोऊ के अलावा एक और दिव्य राजा प्राप्त कर सकता है, तो भले ही हेवनली मार्शल नेशन को ग्रेट यिन डिवाइन पैलेस की सहायता प्राप्त हो, फिर भी उन्हें हमला करने से पहले 2 बार सोचना होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने जल्दी से कहा, डार्क रॉक के युवा मास्टर के मामले में वहां कोई और मौजूद नहीं था और हम निश्चित रूप से इसके बारे में एक भी शब्द लीक नहीं करेंगे ताकि सीनियर निश्चिंत हो सके। इस अचानक बदलाव से युनचे को कोई परेशानी नहीं हुई। राजकुमारी हानवेई की बातें सुनने के बाद भी उनकी प्रतिक्रिया शांत पानी की तरह शांत और धीमी थी। फिर मुझे देखने दो कि तुम मुझे वास्तव में कैसे बदला दोगे। चलो चले। ईस्टर्न फ्रॉस्ट रॉयल सिटी युद्ध के धुएं से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी इसने अपना भव्य स्वरूप बरकरार रखा। खतरा वास्तव में टल गया था और उन्होंने स्वर्गीय मार्शल राष्ट्र के सैनिकों या गहन अभ्यासकर्ताओं को नहीं देखा था। ये पहली बार था कि यूचे ने वास्तव में उत्तरी दिव्य क्षेत्र के अंदर मानव शहरों में से एक में प्रवेश किया था, या शायद शैतान लोगों के शहरों में से एक कहना बेहतर होगा। हालांकि अगर कोई इस तथ्य के बारे में भूल गया कि उन्होंने अंधकार की गहन ऊर्जा की खेती की, तो उसके सामने के लोगों और शहर और बाकी ईश्वर क्षेत्र के बीच क्या अंतर था। जैसे ही तीनों लोगों ने शहर में प्रवेश किया, कई भारी हथियारों से लैस गहन चिकित्सक, जो स्पष्ट रूप से शहर के रक्षक थे, दूर से उनका स्वागत करने आए। उन्होंने झुककर कहा, 19वीं राजकुमारी, मास्टर किन, सम्राट ने हमें बहुत पहले से आपके आगमन की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया है। रॉयल फादर और बाकियों के बारे में क्या? डोनफेंग हानवेई ने चिंतित स्वर में पूछा। 19वीं राजकुमारी के जवाब में, सम्राट वर्तमान में शाही सलाहकार के लिए एक भव्य उत्सव दावत का आयोजन कर रहा है। सम्राट ने कहा कि एक बार 19वीं राजकुमारी और मास्टर किन सुरक्षित लौट आए, तो वे सीधे महल में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। डोनफेंग हानवेई थोड़ा घूमा और यूचे से बोला, वरिष्ठ, कृपया मेरे पीछे आओ। रॉयल फादर ने हमेशा ताकतवरों का सम्मान किया है, इसलिए एक बार जब वह सीनियर से मिलेंगे, तो वह निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। उसने मूल रूप से सोचा था कि यूचे के उदास, ठंडे और अहंकारी व्यक्तित्व को देखते हुए वह संभवतः उसे अस्वीकार कर देगा। इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में भावशून्य घुराघुराहट के साथ इस पर सहमति देगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब वे शाही शहर के मुख्य महल में तेजी से दाखिल हुए तो डोनफेंग हानवेई ने मोर्चा संभाला। महल में बहुत बड़ा भोज हो रहा था। दावत में शामिल होने वाले लोग या तो राजघराने के लोग थे, महत्वपूर्ण अधिकारी थे, या ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन के विभिन्न डोमेन और संप्रदायों के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसलिए इनमें से प्रत्येक व्यक्ति से निकलने वाली हवा और गहन आभा वास्तव में असामान्य थी। हानवेई। जैसे ही डोनफेंग हानवेई ने महल में कदम रखा, ईस्टर्न फ्रॉस्ट किंग पहले ही उत्साह में अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। उसके बाद वह तेजी से व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करने के लिए उसके पास आया। अपनी सबसे प्यारी बेटी को देखकर उसकी आंखों में एक छिपी हुई चिंता भर गई। क्या आप ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? डोनफेंग हानवेई ने अपना सिर हिलाया और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा,
दादाजी किन ने मेरी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, ये बेटी ठीक है। और अब जब मैं रॉयल फादर को सुरक्षित और स्वस्थ देखता हूँ तो आखिरकार मैं रुक सकता हूँ। चिंता हो रही है। जैसे ही उसने जल्दी से अपनी आंखों में छलक आए आंसुओं को पोंछा, वो एक तरफ हट गई और बोली, रॉयल फादर, ये वरिष्ठ वो व्यक्ति है जिससे इस बेटी की मुलाकात तब हुई थी जब वह बाहर थी। वो एक पूजनीय दिव्य राजा है। जब दो शब्द दिव्य राजा गूंजे तो महल के भीतर अनगिनत निगाहें अचानक उनकी ओर चली गईं। पूर्वी ठंड में देखो राजा की आंखें भी नाटकीय रूप से बदल गईं। उसने किन जियान की ओर देखा और उसका सूक्ष्म इशारा देखकर उसके सभी संदेह तुरंत दूर हो गए। भले ही वह एक देश का शासक था, फिर भी वह तेजी से आगे बढ़ा और उसे हल्का सा धनुष दिया। यह विनम्र राजा आदरणीय का ठीक से स्वागत नहीं कर सका और यह पूरी तरह से मेरी भूल थी। लेकिन चूंकि हम इस समय महल के भीतर एक भव्य उत्सव भोज का आयोजन कर रहे हैं, यदि आदरणीय को ये बहुत विनम्र और सरल नहीं लगता, तो क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? युन चे ने सीधे अंदर आते ही अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए एक और घुराघुराहट दी। ईस्टर्न फ्रॉस्ट किंग की व्यक्तिगत व्यवस्था के तहत यूचे को सर्वोच्च सीटों में से एक दी गई थी। उनके आगमन से पूरा भव्य महल तुरंत शांत हो गया था और इस समय सभी की निगाहें उन पर टिकी थी। दिव्य राजा, वे दो शब्द बहुत ज्यादा डराने वाले थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उसका चेहरा उनके लिए बहुत छोटा और अपरिचित था। ये साथी कृषक इस समय मुख्य सीटों में से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जिसमें शक्ति और शक्ति की लगभग अगोचर भावना थी। क्या आप हमें अपने नाम से सम्मानित कर सकते हैं और आप किस संप्रदाय से आते हैं? जो बोल रहा था वह एक पीले वस्त्रधारी अधेड़ उम्र का गोरे रंग का आदमी था। उसने अपने हाथ में शराब का प्याला घुमाया और यू चे पर एक तिरछी नजर डाली। यू चे वास्तव में एक दिव्य राजा था और वह अपनी आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जो दिव्य राजा क्षेत्र के पहले स्तर पर थी। हालांकि जब उसकी तुलना तीसरे स्तर के दिव्य राजा से की गई, तब भी वह बहुत हीन था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उनकी शक्ति का स्तर था या उनकी आभा का घनत्व। इस भव्य दावत के दौरान उन्हें बैंक्वेट हॉल के किसी भी हिस्से में नहीं बैठाया गया, बल्कि उससे मुख्य सीटों के किनारे बैठाया गया था। और आश्चर्यजनक रूप से वही ईस्टर्न फ्रॉस्ट किंग के समान स्तर पर बैठा था, क्योंकि वह ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन के संरक्षक दिव्य राजा, ईस्टर्न फ्रॉस्ट के शाही सलाहकार फेंग झोउ थे, जिन्होंने शहर को बचाने की महान उपलब्धि हासिल की थी। यू चे ने अपनी बांस की चॉपस्टिक उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और वास्तव में उसने फेंग झोउ की ओर देखा ही नहीं। ऐसा लगा जैसे उसने जो कहा था उसे सुना ही नहीं। फेंग झोउ की भौहें थोड़ी झुक गई, लेकिन डोन फेंग हानवेई ने जल्दी से कहा, इस वरिष्ठ का नाम यू चे है और वह पूर्वी खंडहर क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं है। यू चे, हे। फेंग झोउ ने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से कहा, साथी किसान यून, मुझे नहीं पता कि आप किस संप्रदाय से हैं, लेकिन 19वीं राजकुमारी के पास आने और हमारे में प्रवेश करने के पीछे वास्तव में आपका मकसद क्या है? ईस्टर्न फ्रॉस्ट शाही घराना। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई, जिससे हर कोई बहुत डर गया। ईस्टर्न फ्रॉस्ट किंग जल्दी से उठे और कहा, शाही सलाहकार, यह आदरणीय एक सम्मानित अतिथि है जिसे हानवेई ने व्यक्तिगत रूप से वापस आमंत्रित किया है। वह निश्चित रूप से किसी भी बुरे इरादे को नहीं पालता है। आदरणीय यू, शाही सलाहकार हमेशा सतर्क रहे हैं और इससे उनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए कृपया उन्हें दोष न दें। फेंग झोउ ने उदासीनता से कहा, ये फेंग हजारों वर्षों से इस दुनिया में है। ईस्ट रूइंस क्षेत्र का उल्लेख किए बिना पूरे नीदरलैंड रूइंस सितारा क्षेत्र में एक भी दिव्य राजा नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने पहले कभी यूनचे का नाम नहीं सुना है। भले ही आप केवल एक स्तर के दैवीय राजा हैं, जिन्होंने अभी अभी राजाओं के दायरे में प्रवेश किया है, फिर भी आपको दैवीय राजा के रूप में कुछ गर्व होना चाहिए। आप यहाँ आने का निमंत्रण इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या सचमुच आपके कुछ गलत उद्देश्य हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और उसकी उंगलियां इत्मीनान से उसके हाथ में बांस की चॉपस्टिक से खेल रही थी।
डोन फेंग हानवेई अपने पैरों पर खड़ी हो गई और औपचारिक प्रणाम करते हुए कहा, शाही सलाहकार। हानवेई पूरी तरह से संयोग से सीनियर यून से मिले और यह हानवेई ही थे जिन्होंने उन्हें शाही शहर में वापस आमंत्रित करने की पहल की थी। इसके अलावा हानवेई और दादाजी किन सीनियर यून के प्रति हमारे जीवन के ऋणी हैं, इसलिए हानवेई इंपीरियल सलाहकार को आश्वस्त कर सकता है कि सीनियर यून निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में इंपीरियल सलाहकार चिंतित है। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। ईस्टर्न फ्रॉस्ट किंग उन शब्दों से पूरी तरह से चौंक गया और वह झट से यूचे की ओर झुक गया। तो आदरणीय ने वास्तव में मेरी बेटी की जान बचाई। इस प्रकार का भारी ऋण, कृपया इस विनम्र राजा से धनुष प्राप्त करें। ओह, फेंग झो का रवैया बदल गया और उसने अब और नहीं देखा यूचे उसकी आंख के कोने से। वह आधे अधूरे मन से मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो ऐसा ही है। ऐसा लगता है जैसे मैं व्यर्थ ही चिंतित था। हमारा ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन मुसीबत के दौर से गुजर रहा है, इसलिए इस फेंग के पास मुझसे सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे आशा है कि मेरे साथी कृषक मुझे क्षमा कर देंगे। माफी के तौर पर, यदि आपके पास समय हो तो यह फेंग आपको 1 या 2 संकेत दे सकता है। आप क्या सोचते हैं? ये शब्द स्पष्ट रूप से दर्शा रहे थे कि फेंग झो शाही परिवार के बारे में सोच रहा था और उसका दिमाग व्यापक और बड़ा दिल था। सूचक शब्द भी सभी को ये बताने के लिए था कि ये दिव्य राजा जिसने अभी अभी शाही शहर में प्रवेश किया था, वह उससे बहुत हीन था। वह अभी भी ईस्टर्न फ्रॉस्ट रॉयल सिटी के भीतर का आकाश था। यू चे अभी भी उन लकड़ी की चॉपस्टिक के साथ खेलना जारी रखा, लेकिन आखिरकार उसने अपना मुंह खोल दिया। उसकी ठंडी और धीमी आवाज में निहित बर्फीलापन हर किसी के कानों में गूंज रहा था जब उसने कहा, आखिर तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे संकेत देने के योग्य हो? अध्याय 1540। पूर्वी पाले ने चारों तरफ से घेर लिया। यूनचे के शब्दों के कारण पूरा महान हॉल तुरंत एक घातक सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि सभी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से सदमे या भय में बदल गए। फेंग झो लगभग 1000 वर्षों तक ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन के संरक्षक दिव्य राजा रहे थे और ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन में उनकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। वास्तव में वे लगभग ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क के बराबर थे। साथ ही उनका व्यक्तित्व अत्यधिक अहंकारी भी था और ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन के लगभग सभी संप्रदाय, चाहे बड़े हो या छोटे, और अभिजात वर्ग उनके स्वभाव और रवैये से पीड़ित थे। हालांकि ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन के एकमात्र अभिभावक दिव्य राजा के रूप में उसके पास वास्तव में अहंकारी होने का अधिकार और योग्यता थी। किसी ने भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि ईस्टर्न फ्रॉस्ट सम्राट भी उसके प्रति गहरा सम्मान और यहाँ तक कि चापलूसी प्रदर्शित करते थे, भले ही वह सार्वजनिक रूप से हो। राजकुमारों और राजकुमारियों से तो बिल्कुल भी नहीं। इस बार जब ईस्टर्न फ्रॉस्ट रॉयल सिटी विनाश का सामना कर रही थी, फेंग झो अंतिम क्षण में जल्दी से वापस आने में कामयाब रहे और उन्होंने ईस्टर्न फ्रॉस्ट रॉयल सिटी को उस निराशाजनक स्थिति से बचाया जिसमें वह खुद को पाया था। इसे उनका कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। राष्ट्र को बचाने की उपलब्धि और हेवनली मार्शल नेशन की सेना के पीछे हटने के बाद ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क भी फेंग झो की ओर झुक गया था। वह इतनी गहराई से झुका था कि उसके शरीर ने लगभग एक समकोण बना लिया था। तो कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन में उनकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा आज से दोपहर के समय चमकते सूरज की तरह होगी। लेकिन इस समय 19वीं राजकुमारी वास्तव में एक और दिव्य राजा को वापस ले आई थी। इस दिव्य राजा ने न केवल 19वीं राजकुमारी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था, बल्कि उसने भोज में शामिल होने के लिए ईस्टर्न फ्रॉस्ट सम्राट के निमंत्रण को भी स्वीकार कर लिया था। इसलिए उसके पास निश्चित रूप से ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन में शामिल होने के कुछ इरादे थे। एनओ एप्सिलॉन एल्बन ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन के लिए ये निस्संदेह एक बहुत अच्छी बात थी। हालांकि अभिभावक दैवीय राजा फेंग झो, ईस्टर्न फ्रॉस्ट के शाही सलाहकार, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, उनके व्यक्तित्व और काम करने के तरीके को देखते हुए वह निश्चित रूप से इस नए आए दैवीय राजा, एक दैवीय राजा को हराने की कोशिश करेंगे। उस मामले में वह स्पष्ट रूप से उससे बहुत कमजोर था, एक खूंटी के नीचे। वहां मौजूद सभी लोगों की नजर में
यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आदर्श से बाहर थी, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कभी नहीं सोचा था कि फेंग झोऊ ने जिस व्यक्ति को प्रथम स्तर के दिव्य राजा के रूप में संबोधित किया था, वह वास्तव में इस तरह का चौंकाने वाला बयान देगा। शक्तिशाली दिव्य राजाओं के रूप में उनमें वास्तव में वह गौरव होना चाहिए जो दिव्य राजाओं का था, या शायद इसे अहंकार कहना बेहतर होगा। कोई भी किसी ताकतवर व्यक्ति के अहंकार का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि उनके पास उस तरह का व्यवहार करने की योग्यता है। लेकिन ये तब था जब यह एक मजबूत व्यक्ति बनाम एक कमजोर व्यक्ति था। जब एक मजबूत व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करता है जो उससे भी अधिक मजबूत है, तो अहंकारी होना मूर्खता के समान होगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। युन चे की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई थी। उसकी आभा से एक असुविधाजनक निराशाजनक शीतलता झलक रही थी, और उसने पूरे समय एक भी शब्द नहीं कहा था। किसी ने भी उन चीजों के बारे में टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने फेंग झोऊ के उकसावे के साथ खिलवाड़ नहीं किया था। अगर वह चुप रहता तो ठीक होता, लेकिन वह वास्तव में बदले में उसका अपमान करने का साहस किया। फेंग झोऊ की अभिव्यक्ति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया और उसकी आंखें बस थोड़ी सी सिकुड़ गईं। लेकिन उसकी आंखों की दरारों से निकली ठंडी रोशनी ने तुरंत सभी को ऐसा महसूस कराया मानो बर्फीली ठंडी धार उनके गले से गुजर गई हो। राजकुमारी हानवेई के सुंदर चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। वह अपनी सीट से, जो युन चे के बगल में थी, खड़ी हो गई और जल्दी से बोली, सीनियर युन ठंडे और संकोची स्वभाव के हैं, और उन्हें कभी भी अन्य लोगों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं आया है। अभी वह केवल शाही सलाहकार को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर रहा था और उसका निश्चित रूप से कोई और मतलब नहीं था। मुझे आशा है कि शाही सलाहकार उनके शब्दों को माफ कर सकते हैं। ईस्टर्न फ्रॉस्ट क्राउन प्रिंस जो ऊपर की सीटों पर बैठे थे, उनके पैरों पर भी गोली मारी गई। वह यू चे को गुस्से से देख रहा था। फेंग झोऊ ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन के संरक्षक दिव्य राजा थे, इसलिए यदि वह क्राउन प्रिंस के रूप में अपना पद बरकरार रखना चाहते थे तो उन्हें निश्चित रूप से फेंग झोऊ के समर्थन की आवश्यकता थी। भविष्य में राजगद्दी विरासत में मिलने के बाद भी उन्हें फेंग झोऊ पर निर्भर रहना होगा। लेकिन आज किसी ने वास्तव में फेंग झोऊ का अपमान करने का साहस किया था, तो वह बस कैसे बैठ सकता था और ऐसा होते हुए देख सकता था। ये भी फेंग झोऊ को जीतने का एक बहुत अच्छा मौका था, या शायद इसे उपकार कहना बेहतर होगा फेंग झोऊ के साथ। कमीने। जैसे ही ये दो शब्द उसके मुंह से निकले, महल में एक विस्फोटक दहाड़ सुनाई दी जो उससे भी कई गुना तेज थी। कमीने, क्या आपको लगता है कि यहाँ आपके लिए बात करने के लिए भी जगह है? बैठ जाओ और चुप रहो। जिसने वह उग्र चीख निकाली थी, वह स्वयं ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क था। ईस्टर्न फ्रॉस्ट क्राउन प्रिंस की आवाज उसके गले में अटक गई। जैसे ही उसने अपने शाही पिता की बर्फ जैसी ठंडी आंखों को देखा, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और उसका शरीर तुरंत ठंडे पसीने से भीग गया। वह केवल फेंग झोऊ को जीतने के बारे में सोच रहा था, इसलिए वह वास्तव में लगभग भूल गया था कि यू चे स्वयं एक दिव्य राजा था। उसके जैसा कोई व्यक्ति एक दिव्य राजा जैसे अस्तित्व को अपमानित करने का जोखिम कैसे उठा सकता है, भले ही वह व्यक्ति फेंग झोऊ से कमतर हो। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी आवाज लगभग 70% कमजोर हो गई। 19वीं बहन के शब्द थोड़े कठोर थे, इसलिए यह बेटा केवल चाहता था। रॉयल फादर का मुझे डांटना सही था। जैसे ही उन्होंने अपना असंगत प्रलाप समाप्त किया, ईस्टर्न फ्रॉस्ट क्राउन प्रिंस बैठ गए और एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क की आंखें बदल गईं और उसकी मूल रूप से ठंडी और गंभीर अभिव्यक्ति तुरंत शांत हो गई। उन्होंने जोर से और स्पष्ट हंसते हुए कहा, हम कभी सपने में भी यह सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते कि हम अपने जीवन में दिव्य राजा के दायरे तक पहुंच सकते हैं, इसलिए हमारे मन में केवल आपकी तरह की प्रशंसा और सम्मान है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक बार जब कोई दिव्य राजा के स्तर तक पहुंच जाता है, तो उसके पास स्वाभाविक रूप से अत्यधिक गर्व होगा जो उसकी हड्डियों की गहराई में बसा हुआ है। आज भले ही आप दोनों आदरणीय दिव्य राजाओं ने केवल शब्दों का प्रयोग किया है,
आप दोनों ने हमें एक दिव्य राजा के गौरव और शक्ति को इतने करीब से अनुभव करने की अनुमति दी है। ये सचमुच आंखें खोलने वाला है और हम सभी चकित रह गए हैं। हम वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हम दो आदरणीय दिव्य राजाओं के साथ बैठने में सक्षम हैं। ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क घूमा और अपना सुनहरा वाइन कप हवा में ऊंचा उठा दिया। हम शराब के इस कप का उपयोग दो आदरणीय दिव्य राजाओं को टोस्ट करने के लिए करते हैं। ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क के शब्दों ने हवा में तनाव को कम कर दिया और हर कोई खड़ा हो गया और टोस्ट करने के लिए अपने शराब के कप उठाए। हे, फेंग झोऊ के चेहरे का अंधेरा थोड़ा फीका पड़ गया क्योंकि उसने अपना वाइन कप उठाया और दावत में सभी का सामना किया। इसमें ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क का खड़ा टोस्ट भी शामिल था। हालांकि वह खड़े नहीं हुए और टेढ़े होकर बैठे रहे। ठीक है, इस फेंग ने अपने जीवन काल में अनगिनत अहंकारी और असभ्य लोगों को देखा है, तो मैं खुद को उनके स्तर से नीचे गिराने के लिए क्यों झुकूंगा। जैसे ही उसने अपना वाइन कप युन चे की दिशा में घुमाया, उसकी आंखें एक तरफ झुक गईं। कृपया। इस बार युन चे अब अनुत्तरदायी नहीं रहा। उसके मुंह का कोना हिल गया, मानो वह मंद मंद मुस्कुरा रहा हो, लेकिन मुस्कुराने के इरादे का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। उसने अपना वाइन कप उठाया और एक घूंट में उसकी सारी सामग्री खत्म कर दी। हा, फेंग झोऊ और युन चे दोनों ने उन्हें एक शासक के रूप में बहुत प्रसिद्धि दिलाई थी, इसलिए ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क की तेज हंसी बहुत अधिक लापरवाह हो गई थी। आज शाही सलाहकार ने अपनी दैवीय शक्ति का प्रदर्शन किया और स्वर्गीय मार्शल बलों को वापस जाने के लिए मजबूर किया, और हमें आदरणीय यू जैसे सम्मानित अतिथि भी मिले हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि हमें दोगुना आशीर्वाद मिला है। जैसा कि कहा जाता है, यदि कोई बड़ी विपत्ति से बच जाता है, तो सौभाग्य निश्चित रूप से आएगा। हालांकि आज के संकट ने हमारी नींव को लगभग हिला ही दिया है, इसने हमारे दिलों को भी काफी हद तक हिला दिया है। शाही सलाहकार के हम पर नजर रखने से हमारी पूर्वी ठंड कभी नहीं हिलेगी। आज से ये राजा इस राष्ट्र को समृद्ध बनाने का प्रयास करेगा, और शाही सलाहकार की सहायता से हम ईस्टर्न फ्रॉस्ट राष्ट्र को एक नए स्वर्ण युग में ले जाएंगे। ये शब्द निश्चित रूप से खोखले नहीं हैं। हेवनली मार्शल नेशन के साथ इस लड़ाई के बाद ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क को वास्तव में यह एहसास हुआ कि शक्ति स्तर में अंतर कितना भयानक था। उन्होंने कई बार युद्ध किया था, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी जीत और हार थी। लेकिन इस बार जब फेंग झोऊ शाही शहर में नहीं था, तो हेवनली मार्शल नेशन ग्रेट यिन इमोर्टल पैलेस से एक दिव्य राजा की सहायता से अपनी ईस्टर्न फ्रॉस्ट सेना को आसानी से भगाने में सक्षम हो गया था। ये सही था, दैवीय राजा इतने शक्तिशाली थे कि यदि उनमें से केवल एक या दो भी होते, तो वे बड़ी लड़ाई का रुख भी आसानी से पलट सकते थे। शक्ति स्तर में अंतर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिसे संख्याओं से आसानी से पूरा किया जा सके। फेंग झोऊ इस भव्य उत्सव की दावत का केंद्रीय व्यक्ति था, लेकिन ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क की आंखें गुप्त रूप से युन चे की ओर देखती रहीं, और साथ ही उसने उसे रुकने के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए अपना दिमाग लगाया। इसके अलावा वह डार्क रॉक माउंटेन के बारे में भी सोच रहा था। डार्क रॉक युवा मास्टर हमेशा 19वीं राजकुमारी डोनफेंग हानवेई के प्रति लालसा रखता था। यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में हर कोई जानता था। डोनफेंग हानवेई उनकी सबसे प्रिय बेटी थी, और न केवल उसके पास ऐसी सुंदरता थी जो एक युग को पलट सकती थी, बल्कि उसे सार्वजनिक रूप से ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन में नंबर 1 सुंदरता के रूप में स्वीकार किया गया था। गहन रूप से उनकी जन्मजात प्रतिभा उनके भाई बहनों के बीच भी बेजोड़ थी। परिणाम स्वरूप जब तक डोनफेंग हानवेई इच्छुक नहीं था, भले ही वह डार्क रॉक युवा मास्टर अनुरोध कर रहा हो, फिर भी वह चतुराई से इसे अस्वीकार कर देगा। लेकिन इस बार स्वर्गीय मार्शल राष्ट्र का सामना करने के बाद, जिसने ग्रेट यिन इमोर्टल पैलेस का समर्थन प्राप्त किया था, उसके पास अपने सोचने के तरीके को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शाही शहर के ऊपर से युद्ध का धुआं अभी तक छटा नहीं था, लेकिन मुख्य महल में आयोजित होने वाली भव्य दावत अधिक से अधिक जीवंत होती जा रही थी। महान रईसों और संप्रदाय के स्वामी फेंग झोऊ से बात करने के लिए एक दूसरे से होड़ करते थे। फेंग झोऊ के सामने
वे, जो अपने अपने क्षेत्र में आधिपत्य और राज्यपाल थे, ने विनम्र और चापलूस रवैया प्रदर्शित किया, और ऐसा लगा मानो उन्हें इस बात से नफरत थी कि वे उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए फर्श पर घुटने टेककर भी नहीं बैठ सकते थे। क्योंकि फेंग झोऊ ने युनचे के साथ अभी अभी झगड़े किए थे, किसी ने भी युनचे के पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या ये फेंग झोऊ के लिए अपमानजनक नहीं होगा। दोनों दिव्य राजा थे, लेकिन एक संरक्षक शाही सलाहकार था जबकि दूसरा पूरी तरह से अज्ञात पृष्ठभूमि से आया था। इसके अलावा फेंग झोऊ स्पष्ट रूप से युनचे से अधिक मजबूत था, इसलिए उनकी पसंद स्पष्ट थी। वरिष्ठ डोन फेंग हानवे युनचे की सीट के सामने खड़ा हो गया और उसे प्रणाम किया। उसने आदरपूर्वक कहा, मैं अपनी जान बचाने का आपका महान ऋण चुकाने में असमर्थ थी, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि सीनियर अभी भी कुछ और समय के लिए शाही शहर में रहें। हालांकि ईस्टर्न फ्रॉस्ट एक धनी राष्ट्र नहीं है, फिर भी अगर सीनियर के पास कोई अनुरोध है तो ये जूनियर और मेरे शाही पिता निश्चित रूप से उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। युनचे ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपना शराब का कप नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने अचानक ठंडे स्वर में कहा, अपने शब्दों पर ध्यान रखें। डोन फेंग हानवेई के दिल में सदमा दौड़ गया क्योंकि उसने जल्दी से उत्तर दिया, ये जूनियर जानती है कि वह गलत है। कृपया मुझे सुधारे वरिष्ठ, मैं तुमसे केवल कुछ ही वर्ष बड़ा हूँ। युनचे ने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख ली और किसी को नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डोन फेंग हानवेई के होंठ थोड़े खुले हुए थे। उससे केवल कुछ साल बड़े थे, जिसका मतलब था कि वह लगभग 30 साल का था। 30 साल के दिव्य राजा की बात तो दूर, 60 साल के दिव्य राजा के बारे में भी पूरी तरह से अनसुना था। ऐसी कोई चीज निश्चित रूप से इनके बीच भी मौजूद नहीं थी। ऊपरी सितारा क्षेत्र। डोन फेंग हानवेई ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, इसलिए वह केवल कुछ हद तक कठोर मुस्कान के साथ खेल सकती थी। सीनियर, आप मजाक कर रहे होंगे। हानवेई सीनियर के सामने आपकी वरिष्ठता का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? युनचे ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसने चुपचाप अपनी आंख के कोने से महल के बाहर की ओर देखा। प्रतिवेदन। महल के बाहर दूर से घबराई हुई दहाड़ सुनाई दी। उसके बाद हल्के कवच पहने एक सैनिक तेजी से वहां पहुंचा और महल के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क की भौहें बुरी तरह से सिकुड़ गईं। आपको इतनी घबराहट में क्या छोड़ दिया है? हमारे शासक स्वर्गीय मार्शल को रिपोर्ट करते हुए। स्वर्गीय मार्शल राष्ट्र वापस आ गया है और अभी उनकी सेना पहले से ही शहर के 25 किलोमीटर के भीतर है। क्या? भव्य महल में हर कोई सदमे और चिंता से उठ खड़ा हुआ। ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क की भौहें झुक गईं और उसने गहरी आवाज में कहा, वहां कितने सैनिक हैं? लगभग 5000। उद्धरण चिन्ह ... 5000। इस संख्या से ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क और उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर आश्चर्य झलकने लगा। हे। फेंग झोऊ खड़ा हो गया, दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, और वह धीरे धीरे नीचे चला गया। केवल 5000 सैनिक। ये स्पष्ट है कि वे युद्ध करने नहीं, बल्कि शांति स्थापित करने आए हैं। इस शहर पर नजर रखने वाले इस शाही सलाहकार के साथ, मैं युद्ध के प्रति उनकी भूख कम होने के लिए उन्हें माफ कर सकता हूँ। क्या इस सेना का नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय मार्शल सम्राट द्वारा किया जा रहा है? हाँ, मुझे उतना ही संदेह था। फेंग झोऊ के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, चलो, यह शाही सलाहकार व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने के लिए बाहर जाएगा। फेंग झोऊ के शब्दों ने सभी के दिलों की धड़कन को शांत कर दिया और उनके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। एक पल में ताली की आवाज बेतहाशा गूंजने लगी, हर किसी के कानों में लगातार गूंजती रही। ये सही है। शाही सलाहकार के शाही शहर पर नजर रखने से स्वर्गीय मार्शल राष्ट्र हमें हिलाने के बारे में भूल सकता है। ग्रेट यिन इमोर्टल पैलेस के स्वर्गीय मार्शल के संरक्षक संप्रदाय बनने की तथाकथित खबर पूरी तरह से बकवास है। इंपीरियल सलाहकार न केवल ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन का विशाल स्तंभ है, बल्कि उसके कारनामे और उपलब्धियां भी ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन के इतिहास में हमेशा दर्ज की जाएंगी।
फेंग झोऊ बहुत पहले ही इस तरह की चापलूसी और प्रशंसा का आदी हो गया था। वह अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ भव्य महल से बाहर चला गया था, उसके हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे थे। चाहे यह अनजाने में था या नहीं, आश्चर्यजनक रूप से जब वह महल से बाहर निकला तो उसकी स्थिति ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क के सामने थी और उसने यूचे की दिशा में देखा भी नहीं था। डोन फेंग हानवेई ने यूनचे से कहा, क्या सीनियर कुछ देर आराम करना चाहते हैं? अगर आपको कोई आपत्ति न हो। लेकिन यूचे ने इस समय खड़े होने का फैसला किया और नर्म आवाज में कहा, चलो चलें और एक शो देखें। ईस्टर्न फ्रॉस्ट रॉयल सिटी के बाहर हेवनली मार्शल नेशन की सेनाएं निकट आ गई थी। वहां वास्तव में केवल 5000 सैनिक थे, लेकिन स्वर्गीय मार्शल सम्राट वास्तव में उनके सिर पर खड़ा था। उनके बगल में हेवनली मार्शल के संरक्षक दिव्य राजा थे, जिनकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हेवनली मार्शल राष्ट्र में बहुत ऊंची थी। बाय पेंग झोऊ ईस्टर्न फ्रॉस्ट सेना एक भव्य व्यूह में उनके शाही शहर के सामने फैली हुई थी। ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन के सभी आधिपत्य और गवर्नर भी उपस्थित थे, और इस बल की आभा ने स्वर्गीय मार्शल नेशन की सेनाओं से आने वाले को बहुत दबा दिया। बाय पेंग झोऊ दूसरे स्तर का दिव्य राजा था, इसलिए वह फेंग झोऊ से कमजोर था। लेकिन जब उसने फेंग झोऊ को आते देखा तो उसके मुंह के कोने एक अजीब मंद मुस्कान में बदल गए। स्वर्गीय मार्शल मोनार्क, साथी किसान भाई, जब से आप इतनी जल्दी वापस आए हैं, ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ कहना है। फेंग झोऊ ने निर्भीक और घमंडी अंदाज में बोलते हुए अपना सिर उठाया। ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क उसके बगल में था, लेकिन वास्तव में उसने पहले बात की थी। हालांकि ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क बहुत पहले ही फेंग झोऊ के अहंकार का आदी हो गया था। इस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति अभी भी बदसूरत हो गई थी एक पल के लिए। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, स्थिति तुरंत सामान्य हो गई और उसने कहा, स्वर्गीय मार्शल मोनार्क, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मेरा ईस्टर्न फ्रॉस्ट आपसे अंत तक युद्ध करेगा। यदि आप शांति स्थापित करना चाहते हैं तो इसे आपके स्वर्गीय मार्शल की ईमानदारी पर निर्भर रहना होगा। ऊपर ईस्टर्न फ्रॉस्ट मोनार्क की बातें सुनकर हेवनली मार्शल मोनार्क और बाय पेंग झोऊ एक ही समय में हंसने लगे। स्वर्गीय मार्शल सम्राट ने हार्दिक हंसी के साथ कहा, इस राजा के लौटने का कारण युद्ध करना या शांति स्थापित करना नहीं है, बल्कि यह आपके ईस्टर्न फ्रॉस्ट को एक अंतिम मौका देना है। आपका क्या मतलब है? ईस्टर्न फ्रॉस्ट सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। जैसे ही उसने स्वर्गीय मार्शल सम्राट के चेहरे के भाव को देखा, उसका पिछला आत्मविश्वास तेजी से बेचैनी में बदल रहा था। ये बहुत सरल है, स्वर्गीय मार्शल सम्राट ने हार्दिक हंसी के साथ कहा। आज से इस ईस्टर्न फ्रॉस्ट नेशन को मेरे स्वर्गीय मार्शल नेशन का ईस्टर्न फ्रॉस्ट प्रांत बनने की अनुमति दे। इस प्रकार ये राजा प्रचंड वध से बच सकता है और आप सभी भी अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और अपने भाग्य की रक्षा कर सकते हैं। ये राजा आपको ईस्टर्न फ्रॉस्ट ड्यूक की उपाधि देने को भी तैयार है। डोन फेंग झोऊ, क्या आप घुटने टेककर मेरे उपकार के लिए मुझे धन्यवाद देना चुनते हैं, या क्या आप इस मूर्खतापूर्ण संघर्ष को जारी रखना चुनते हैं? डोन फेंग झोऊ बिल्कुल ईस्टर्न फ्रॉस्ट सम्राट का नाम था। स्वर्गीय मार्शल सम्राट के शब्दों से सभी का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन फेंग झोऊ ने इसके बजाय खुद ही दिल खोलकर हंसना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी आंखों में एक दैवीय राजा की दमनकारी शक्ति दिख रही थी और उसने सीधे स्वर्गीय मार्शल सम्राट को देखा। स्वर्गीय मार्शल सम्राट, ये फेंग वास्तव में बहुत उत्सुक है कि किसने आपको इतना बड़ा आत्मविश्वास दिया ताकि आप वास्तव में साहस कर सके ऐसे अहंकारी शब्द बोलना। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली स्वर्गीय मार्शल सम्राट की ओर थी। इस दूरी पर, यदि यह फेंग आपकी जान लेना चाहता है तो यह मेरे ऊपर हाथ फेरने जितना आसान होगा, और यहाँ तक कि बाय पेंग झोऊ भी आपकी रक्षा करने का सपना नहीं देख पाएगी। उस समय मुझे आपसे डर लगता है, बुरे सपने भी नहीं आ सकेंगे, सुंदर सपने तो दूर की बात है। सच में स्वर्गीय मार्शल सम्राट के चेहरे पर कोई डर या आशंका नहीं थी और उसने बाय पेंग झोऊ के शरीर के पीछे छिपने की कोशिश भी नहीं की।
इसके बजाय उसके चेहरे पर एक अजीब और मंद मुस्कान दिखाई दी। फेंग झो, आप निश्चित रूप से उच्च और शक्तिशाली अभिनय कर रहे हैं, हो। एकत्रित सैनिकों के पीछे से अचानक एक ठंडी और धीमी आवाज आई। यह एक महिला की आवाज थी, लेकिन उस आवाज को सुनकर फेंग झोऊ का चेहरा अचानक कठोर हो गया, और जब उसने स्पष्ट रूप से उस आकृति को देखा जो धीरे धीरे हवा के माध्यम से उनकी ओर बढ़ रही थी, तो उसकी पुतलियां बुरी तरह से सिकुड़ गईं, क्योंकि वह मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया, परी, परी जिक्सुआन। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।